से एक आतिशी जी है जो अच्छाई करने के लिए राजनीति में आए हैं। पूरी चीन दिल्ली की देख लीजिए। तो मैं बहुत ही स्वागत करता हूं और मुझे अच्छा लगा कि गुजरात में वो आए हैं और बहुत ही शानदार कार्यक्रम में उनकी जो उपस्थिति है मुझे लगता है कि हमें प्रेरणा देगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैडम कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी इसकी रूपरेखा दे दूं। सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन और आपकी स्पीच होगी। उसके बाद यहाँ पे जो आए हैं वो गुजरात के शिक्षा जगत के अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा से ही जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान साथी आए हैं। आप देख सकते हैं कि इतने साथियों में से इतने सारे सवाल आए हैं। तो इसमें से हमने कुछ चुनिंदा सवाल जिसको एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपकी स्पीच के बाद हम वो सवाल लेंगे और इस तरीके से हम पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गुजरात की धरती पर, बापू और सरदार की धरती पर। और दो साथियों का मैं विशेष यहाँ पर नाम लेना चाहूंगा जिनकी मेहनत की वजह से आप सब में से बहुत सारे साथी, ज्यादातर साथी उनकी मेहनत की वजह से आज यहाँ उपस्थित है। माननीय श्री प्रचेता पंड्या जी एवं हमारी गुजरात की शिक्षा समिति है आम आदमी पार्टी गुजरात की, उसके जो अध्यक्ष है माननीय जीतूभाई उपाध्याय जी। आप दोनों ने जो मेहनत की है उसके लिए आपका ये विशेष उपस्थिति की आपकी नोंद है। और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सब में से बहुत साथियों ने दिल्ली की, और यहाँ कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस बात को ये समझ ले कि हम सब बहुत खुशनसीब हैं, हम बहुत नसीबदार हैं, क्योंकि आजीविका सबको चलानी है। जब ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है तो हमें कुछ ना कुछ करना है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है। मैं तो कहूंगा कि सौभाग्य मिला है, क्योंकि काम तो कोई ना कोई काम हमें करना ही था। लेकिन वी आर लकी कि हमें एक उम्दा, एक नोबल प्रोफेशन में काम करने का मौका मिला है, जिसको हम शिक्षा का क्षेत्र बोलते हैं। और उसी में कुछ नया ढूंढने के लिए, नई खोज करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। आतिशी जी के बारे में आप सब को थोड़ा बहुत परिचय होगा। मैं बहुत ही संक्षिप्त में उनका परिचय आप सबके सामने रखूंगा और उसके बाद हम सीधा उन्हीं को सुनेंगे। मोटे मोटे तौर पर आप सब जानते हैं कि आतिशी जी एक राजनेता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, आंदोलनकारी है, शिक्षाविद है और बहुत ही छोटे समय के लिए मैं कह सकता हूं किसान भी है। तो अभी जो रिसेंट में कालकाजी विधानसभा जो क्षेत्र है वहां से माननीय विधायिका है, और हम सब उनको ज्यादा उनके शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसके लिए हम उनको जानते हैं, ज्यादा याद करते हैं। पहले से उनको शुरू करें तो उनके जो माता पिता है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक प्रोफेसर रह चुके हैं। मैडम की जो शुरुआती स्कूल की शिक्षा है वो दिल्ली में ही हुई। बाद में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, उसमें उन्होंने अपनी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई की इतिहास में। सेंट स्टीफन कॉलेज का नाम आप सबने सुना होगा। मैं कल सेंट स्टीफन कॉलेज के बारे में कुछ पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा चलो उनके एल्यूमिनाई की लिस्ट देख लेते हैं। तो मैं वो विकिपीडिया पे नीचे गया तो मुझे मिली नहीं। बाद में पता चला कि एल्यूमिनाई के लिए अलग लिंक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग जिनका खुद का एक विकिपीडिया बना है वो सब सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े हुए हैं। प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, पॉलिटिशियंस है, मिनिस्टर्स है, आर्टिस्ट है, राइटर्स है, हिस्टोरियंस है, जर्नलिस्ट है। और ऐसे सेंट स्टीफन कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल के साथ मैडम ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अभी एक ऋचा चड्ढा जी के साथ मैडम का एक कार्यक्रम था। ऋचा चड्ढा के बारे में आप सब जानते हैं, वेल नोन एक्ट्रेस है। ऋचा चड्ढा ने बोला कि सेंट स्टीफन कॉलेज में मैं जब पढ़ रही थी तब मैं मैडम के जो नोट्स थे उनकी बदौलत पास हुई। मतलब उन्होंने अपने कॉलेज छोड़े, उसके आई थिंक 17, 18 या 20 साल हो गए, लेकिन आज भी
सेंट स्टीफन कॉलेज में इनके नोट्स की लिखी हुई जेरोक्स कॉपियां चलती है। तो अपनी ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और रॉड स्कॉलर, मतलब दुनिया में अगर आपके पास ये स्कॉलरशिप है तो आप मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम माना जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी स्कॉलरशिप है और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है रॉड स्कॉलर। मैडम रॉड स्कॉलर है, उनकी स्कॉलरशिप उनको मिली थी जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रही थी। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने के बाद जे कृष्णमूर्ति का एक बहुत बड़ा संस्थान है आंध्र प्रदेश में, ऋषि वैली। तो पूरा एक पश्चिमी जगत की शिक्षा लेकर सीधा अध्यात्म जैसी जगह में, मतलब गांव का जो कनेक्शन है वो भी ऋषि वैली से 20-22 किलोमीटर दूर है। ऐसे एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जहां शिक्षा का काम होता है, वहां उन्होंने अध्यापिका के तौर पर, शिक्षिका के तौर पर बच्चों को पढ़ाने का काम किया। 2013 में राजनीति में आए। आप सबको पता है कि राजनीति के बदलाव का जो आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी से जुड़े, और फिलहाल मैडम जो है आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी सर्वोच्च जो डिसीजन मेकिंग बॉडी, जिसको पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बोलते हैं, उनके मेंबर है। 2013 के बाद 2014 में भी उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, स्थान है आंध्र प्रदेश में ऋषि वैली। तो पूरा एक पश्चिमी जगत की शिक्षा लेकर सीधा अध्यात्म जैसी जगह में, मतलब गांव का जो कनेक्शन है वो भी ऋषि वैली से 20-22 किलोमीटर दूर है। ऐसे एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जहां शिक्षा का काम होता है, वहां उन्होंने अध्यापिका के तौर पर, शिक्षिका के तौर पर बच्चों को पढ़ाने का काम किया। 2013 में राजनीति में आए। आप सबको पता है कि राजनीति के बदलाव का जो आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी से जुड़े, और फिलहाल मैडम जो है आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी सर्वोच्च जो डिसीजन मेकिंग बॉडी, जिसको पॉलिटिकल अफेयर, બંને મહાનુભાવોનું સ્વાગત છે। આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા પહેલા ભારતીય પરંપરા મુજબ હું માનનીય ગોપાલભાઈને વિનંતી કરીશ કે સમગ્ર ગુજરાત વતી અને આમ આદમી પાર્ટીના સમગ્ર સંગઠન વતી આપણે આંગણે પધારેલા માનનીય इंटेलेक्चुअल लेवल पे है, जो भी हम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में जो भी बदलाव देख रहे हैं, वो सारा उसमें सबसे बड़ा श्रेय जो है वो मैडम का है। 2020 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और 2020 में कालकाजी विधानसभा से वो विधायक बनकर हम सबके बीच है और अपने विधानसभा क्षेत्र के काम तो करने ही है, साथ में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के काम भी करने हैं। और मैंने स्टार्टिंग में परिचय में कहा था, वो थोड़ी देर के लिए किसान भी रह चुकी है। तो उन्होंने मध्य प्रदेश के गांव में 6 साल तक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की है। और मध्य प्रदेश में आप सबको पता हो, नर्मदा का वो आंदोलन हुआ था, जहां पे 1 महीने तक खंडवा में किसान जो है वो पानी के बीच खड़े हुए थे। उनके पैरों में से हड्डियां गलने लगी थी, मांस गलने लगा था, कीड़े खाने लगे थे। उस आंदोलन में भी मैडम ने अपना काफी योगदान दिया है। और बाकी सब तो हम देख ही रहे, और आगे हम सब बहुत सौभाग्यशाली है मैडम की आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, और आपके मुंह से हमको ये सब आपने जो दिल्ली में शिक्षा का काम किया है वो जानने को मिलेगा। सो मैं आगे अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, सीधा हम जोरदार तालियों से मैम का स्वागत। धन्यवाद राकेश जी। देखिए, और कुछ होना हो, सबको ये तो पता चल गया है कि रिसर्च की कैपेबिलिटी आप में बहुत बढ़िया है। आपने पूरे मेरी जिंदगी में शुरू से अंत तक रिसर्च कर डाली। और धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे गुजरात की, मैं तो कहूंगी कि शिक्षा के लिए तो खासकर गुजरात से ज्यादा बड़ी पुण्य और पावन भूमि कोई नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं लोग, उनके लिए महात्मा गांधी जी जैसी उनसे कोई बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती। और ना सिर्फ शिक्षा पर, जो भी लोग सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे हैं, सामाजिक बदलाव से जुड़े रहे हैं, इस देश को और आगे बढ़ाने की सोचते हैं, उनके लिए बापू से बड़ी प्रेरणा कोई नहीं है। तो यहाँ पे आना भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं शुरू एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ करूंगी, और
मैं बता दूंगी आपको। शुरू में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ करूंगी, फिर बाकी जैसा राकेश जी ने बताया क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। एक्चुअली अगर आप देखिए, दिल्ली में नहीं सिर्फ पूरे देश भर में सरकारी स्कूलों का एक ही हाल है। सरकारी स्कूल वैसा है जो एक पेशेंट होता है ना, जो अस्पताल में वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, जो सबको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो जाने ही वाला है, और किसी को नहीं लगता कि उस पेशेंट की हालत में सुधार हो सकता है, वो पेशेंट ठीक हो सकता है। तो इस देश के सरकारी स्कूल की भी यही कहानी है। मुझे याद है 2015 में जब आम आदमी बनने, ये एक फोटो है के क्षेत्र में काम करते हैं लोग, उनके लिए महात्मा गांधी जी जैसी उनसे कोई बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती। और ना सिर्फ शिक्षा पर, जो भी लोग सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे हैं, सामाजिक बदलाव से जुड़े रहे हैं, इस देश को और आगे बढ़ाने की सोचते हैं, उनके लिए बापू से बड़ी प्रेरणा कोई नहीं है। तो यहाँ पे आना भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं शुरू एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ करूंगी, और अभी मैं बता दूंगी आपको। शुरू में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ करूंगी, फिर बाकी जैसा राकेश जी ने बताया क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। एक्चुअली अगर आप देखिए, दिल्ली में नहीं सिर्फ पूरे देश भर में सरकारी स्कूलों का एक ही हाल है। सरकारी स्कूल वैसा है जो एक पेशेंट होता है ना, जो अस्पताल में वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, जो सबको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो जाने ही वाला है, और किसी को नहीं लगता कि उस पेशेंट की हालत में सुधार हो सकता है, वो पेशेंट ठीक हो सकता है। तो इस देश के सरकारी स्कूल की भी यही कहानी है। मुझे याद है 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और मैंने शिक्षा सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया था, तो एक बारी मैं अपने कुछ दोस्तों के यहाँ डिनर पे थी। तो हमारे बचपन के दोस्त थे, स्कूल वगैरह से साथ पढ़े थे हम लोग। तो मैंने तब बड़े उत्साह से कहा कि देखिए, अब तो हमारी सरकार बन गई है, अब जो हम में से कई लोगों का सपना रहा है कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाएंगे, अब हम उस सपने को साकार कर सकते हैं। तो मेरी जो दोस्त जिनके घर में डिनर पे गई हुई थी, उनके बड़े भाई, जिनको भी हम बचपन से जानते हैं, जब मैंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा करेंगे, वो पानी पी रहे थे। उन्हें इतनी जोर की हंसी आई कि वो खांस दिए। तो कहते हैं कि आतिशी, ऐसे सपने मत देखो, ये तो सब ख्याली पुलाव है, ऐसा हो थोड़ी सकता है। कि कहाँ आपने देखा है दुनिया भर में भी, कहाँ आपने देखा है देश भर में भी, पूरी दुनिया और देश भर में एक ही चीज हो रही है कि सब लोग धीरे धीरे सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो ऐसा तुम लोग क्या कर दोगे कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा कर दोगे। और ये सिर्फ हमारी दोस्त के बड़े भाई का ख्याल नहीं था, एक तरह से हम सब, चाहे कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, यही बात मानते थे कम से कम, कि आखिरकार सरकारी स्कूलों का यही टूटा फूटा हाल रहेगा। और मुझे आज भी याद है कि 2015 में सबसे पहले जब हम सरकारी स्कूलों में हमने जाना शुरू किया था, तो मैं जब सबसे पहली बार दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में घुसी, तो स्कूल का ये हाल था कि स्कूल के अंदर घुसते ही आप गेट पर जाइए और आपको गेट से टॉयलेट की बदबू आती थी। ये था दिल्ली का सरकारी स्कूल। और वो टॉयलेट जो 50 मीटर दूर, जिसकी बदबू गेट पर आ रही थी, आप उसके पास पहुंचिए तो क्योंकि स्कूल में क्लासरूम की कमी थी, उस टॉयलेट के बाहर कॉरिडोर में 50 बच्चे भी बैठे हुए थे और उनकी क्लास चल रही थी कॉरिडोर। ये था दिल्ली का सरकारी स्कूल। आप क्लास के अंदर जाइए, बच्चों के पास डेस्क नहीं होते थे, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, ब्लैक बोर्ड टूटे हुए होते थे, पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी। एक बार खिड़की दरवाजे टूट जाए तो साल भर तक कोई उन्हें ठीक करवाने नहीं आता था। टीचर अक्सर क्लास से बाहर होते थे, कभी आधार कार्ड के काम से बाहर होते थे, कभी सेंसस के काम से बाहर होते थे, कभी पल्स पोलियो की ड्रॉप्स के काम से बाहर होते थे। ये थी दिल्ली के सरकारी स्कूल की सच्चाई। और मुझे पता नहीं अभी वो वीडियो चला कि नहीं चला, जब बदलाव की कहानी, उसमें 2015 में जब हम अक्सर इन स्कूलों में जाते थे, एक हम स्कूल में गए और जो ये सच्चाई थी
उसे एक 7वीं के बच्चे ने अपने शब्दों में कह दिया था कि सब कहते हैं हम देश का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं। हम थोड़ी हैं देश का भविष्य। देश का भविष्य तो वो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सोचिए 13 साल का बच्चा ये कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि जब वो अपने बगल का प्राइवेट स्कूल देखता है, उस स्कूल में टीचर भी हैं, उस स्कूल में अच्छी यूनिफॉर्म भी है, वहां पे चमकते हुए क्लासरूम भी है, तो उस बच्चे को लगता है कि भाई मैं तो सेकंड क्लास सिटीजन हूं, मेरा तो कोई भविष्य नहीं है। भविष्य तो उन बच्चों का है जो उन चमकते हुए सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और यही सच्चाई हमारे पूरे देश भर की है। दिल्ली इसमें कोई अकेला नहीं है। आप किसी भी पूरे देश भर के किसी भी राज्य में जाइए तो यही सच्चाई हमें देखने को मिलेगी। तो जब हमने 2015 में बदलाव के काम को शुरू किया तो लगता था, हमारे मन में भी ये सवाल था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला जो कदम हमने उठाया, और मुझे जो लगता है सबसे महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया, कि दिल्ली का जब पहला बजट पेश हुआ तो दिल्ली का 25% बजट हमने शिक्षा को एलोकेट किया। पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसका बजट का इतना बड़ा हिस्सा शिक्षा को जाता है। और मुझे गर्व है इस बात पे कि अब दिल्ली सरकार ने 7 बजट प्रस्तुत कर दिए हैं। दिल्ली सरकार की आय बढ़ती रही है, रेवेन्यू बढ़ता रहा है, लेकिन शिक्षा का 25% हिस्सा आज भी बना हुआ है, 7 बजट में बना हुआ है। लेकिन सिर्फ पैसा बढ़ाना काफी नहीं था। देखिए ये सवाल तो उठता ही है, जैसे आप कहीं पे भी जाइए, सबसे पहले अगर आरोप किसी पे लगना होता है तो टीचरों पे लगता है कि ये टीचर नहीं पढ़ाते, इस वजह से माँ बोर्ड ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप स्थिति देखने जाइए, अगर एक ऐसी सरकार है जो पीने का पानी नहीं दे सकती है, एक साफ टॉयलेट नहीं दे सकती है, वो शिक्षकों को क्या संदेश दे रही है? वो शिक्षकों को तो यही संदेश दे रही है ना कि भाई यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई सीरियस मैटर नहीं है। जो टीचरों को पल्स पोलियो के अभियान के लिए भेज रही हैं, आधार कार्ड के सीडिंग के लिए भेज रहे हैं, तो वो शिक्षकों को यही संदेश दे रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे जरूरी बात ये थी, सबसे पहले ये मैसेज देना पूरे सिस्टम में कि सरकारी स्कूल सबसे जरूरी हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों की, उनकी डिग्निटी, उनका सम्मान सबसे जरूरी है। और इसकी हमने शुरुआत करी अपने स्कूलों में सबसे पहले साफ सफाई से और स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके। ये था एक दिल्ली सरकार का क्लासरूम जब 2015 में हमने शुरुआत की। और मैं ये कहूंगी कि ये हमारे थोड़े अच्छे क्लासरूम में से था कि यहाँ पे टेबल चेयर भी है, खिड़की भी है, चाहे टूटी फूटी ही सही। बैक करें, एक और बैक करें। ये था क्लासरूम। नेक्स्ट, ये था हमारा, इसका अगला, ऐसे हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के टॉयलेट लगते थे। तो शुरू में हमने 1 साल में, और मैं कई बार मजाक में ये कहती थी जब मनीष जी और हम बात करते थे, शुरू के 1 साल में हमने साफ सफाई पे बहुत ज्यादा जोर दिया। यहां तक कि हर स्कूल में कितने साबुन जाएंगे, हर स्कूल में कितना लिक्विड सोप जाएगा, कितने बच्चे हैं तो कितने फिनाइल की बोतल जाएंगी, कितने सफाई कर्मचारी होंगे, दिन में कितनी बार सफाई होगी। और मैं कई बार मजाक में मनीष जी को ये कहती थी कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं काम करती, मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। हम दिन भर बैठ के यही हिसाब किताब लगाते हैं। साफ सफाई के बाद एक दूसरा हमने जोर डाला बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि बच्चों के पास अच्छे डेस्क होने चाहिए, क्लासरूम में अच्छे बोर्ड होने चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चा उस क्लासरूम में जाता है तो उसका सम्मान बहुत जरूरी है। और शुरू में 1-1.5 साल हमने लगा के सारे स्कूलों में साफ सफाई, सारे स्कूलों में नया फर्नीचर, स्कूलों का रिफर्बिशमेंट, यहां तक कि एक छोटी सी चीज कि हर साल गर्मियों की छुट्टियों में स्कूलों में व्हाइट वॉश होना जरूरी है। कि देखिए अपने घरों में तो हम हर साल दिवाली पे सफाई करते ही हैं, लेकिन स्कूलों में जब हम जाते थे तो हम देखते थे कि ऐसा लगता था सालों से सफाई नहीं हुई, सालों से वहां पे व्हाइट वॉश नहीं हुआ। तो वहां पे हमने साफ सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया। और अब दिल्ली के सरकारी स्कूल के क्लासरूम ऐसे लगते हैं।
अभी कुछ दिन पहले हमारा एक सरकारी स्कूल में प्रोग्राम था, तो एक काफी बड़ी कंपनी, उसमें मैं आऊंगी भी, एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ आए हुए थे। तो वो दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं। जब उन्होंने हमारा ये वाला क्लासरूम देखा तो मुझे कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मैं गुड़गांव में इतनी महंगी फीस क्यों दे रहा हूँ अपनी बेटी की स्कूल की, कि हमें उन्हें आपके ही सरकारी स्कूल में भेज देना चाहिए। इतना अच्छा क्लासरूम तो हमारे बच्चों के प्राइवेट स्कूल में भी नहीं है। ये हमारे स्कूल के जूनियर विंग के क्लासरूम जहां पे बच्चों का मिड डे मील चल रहा है। और अब हमारे सरकारी स्कूल के टॉयलेट ऐसे लगते हैं। और मुझे लगता है कि शायद जिस होटल में हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके टॉयलेट को टक्कर दे सकता है हमारा सरकारी स्कूल का क्लासरूम। देखिए, ये बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर में, साफ सफाई में इसलिए जरूरी था कि आज जब हमारे स्कूल में टीचर आते हैं, आज जब हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं, तो उनको जो माहौल मिलता है, उस माहौल में उन्हें लगता है कि मैं भी कुछ हूं, मेरे लिए भी सरकार सोच रही है, मेरी शिक्षा के बारे में, मैं जिस क्लासरूम में बैठा हूं उसके बारे में कोई सोच रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था कि आखिरकार इस बदलाव को कौन लेकर आएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा, सबसे आसान चीज होती थी कि एक तरफ टीचरों पे आरोप लगाया जाता था कि टीचर पढ़ाते नहीं है, दूसरी तरफ बच्चों के माता पिता पे आरोप लगाया जाता था कि जी ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अक्सर ये कहा जाता था कि जी सरकारी स्कूल में तो सिर्फ बच्चों को इसलिए भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे खाना मिलता है, या दूसरी चीज कही जाती थी कि जी सरकारी स्कूल में बच्चों को तो इसलिए भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे वजीफा मिलता है, और जिस दिन वजीफा मिलता है उसी दिन बच्चे और माता पिता आते हैं, वरना किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमने ये सच्चाई देखी कि चाहे टीचर हो, चाहे माता पिता हो, हर इंसान चाहता है कि हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। तो हमने बच्चों के माता पिता को हमारा जो पूरा प्रोसेस है एजुकेशन का, हमारे स्कूल के गवर्नेंस का, उसमें इन्वॉल्व किया। हर स्कूल में, जैसे आप में से कई लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात करता है कि हर स्कूल में एक एसएमसी होगी। लेकिन बहुत सारे हमारे कानूनों की तरह वो भी सिर्फ एक कागज पे लिखी हुई चीज रह जाती है, उसका जमीनी स्तर पे कोई असर नहीं होता। जब हमने शुरू में एसएमसी बनानी शुरू की तो हमें अक्सर कहा जाता था कि जी पेरेंट्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं आने वाले हैं स्कूलों में। दूसरा कहा जाता था कि जी इन बच्चों के तो माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, ये क्या करेंगे स्कूलों में। लेकिन जब हमने एसएमसी की शुरुआत की, पेरेंट्स को स्कूल की गवर्नेंस में इन्वॉल्व किया, ये हमारी फोटो है जिस दिन पहले दिन हमारा पहला स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव हुआ था। और आप देखिए, कहा जाता था कि माता पिता आएंगे नहीं, लेकिन पूरी एक लाइन लगा के पेरेंट्स आए हुए थे कि हमें अपने बच्चों के स्कूल में भागीदारी करनी है, अगर यहां पे कुछ बदलाव हो रहा है हमें उसका हिस्सा बनना है। ये फोटो मैं हमेशा सबको दिखाती हूँ। ये एक मदर है जो अपने बड़ी बेटी की एसएमसी की मीटिंग में आई हुई है। उनके साथ एक 3 महीने का उनका बच्चा है, लेकिन वो ये चाहती थी कि मैं अपने स्कूल में हो रही मीटिंग को मिस ना करूं, कि बड़ी बेटी के स्कूल को बेहतर बनाना है। तो वो उस एसएमसी मीटिंग में अपने 3 महीने के बच्चे को भी लेके आ गई कि हमें अपने स्कूल में बदलाव चाहिए, हम उसमें भागीदार बनना चाहते हैं। दिल्ली में बहुत सारी स्लम्स और कच्ची कॉलोनियां वगैरह हैं। तो जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं वो ना बहुत लंबे लंबे पतले पतले घर होते हैं, 3, 4, 5 तल्ले के। तो हमारी एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची की मदर कहती हैं, जो हमारी एसएमसी की मेंबर थी, जो खुद बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कहती हैं कि जो मेरा घर है 4th फ्लोर पे, वो बिल्कुल स्कूल में ओवरलुक करता है, कि वहां से पूरा स्कूल दिखता है। तो कहती है कि जब मैं सुबह घर में अपना खाना वाना बना रही होती हूँ तो मैं बाहर आके बालकनी में देख लेती हूँ कि बच्चे टाइम से आ गए हैं कि नहीं, टीचर टाइम से आ गए हैं कि नहीं। कहते हैं उसके बाद में जब घर में साफ सफाई कर रही होती हूँ तो मैं बीच बीच में बालकनी में देख लेती हूँ कि सब क्लास के अंदर है ना, कोई क्लास से बाहर तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। कहते हैं और अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही होती है, आप प्रोजेक्टर के सामने आ रहे हैं सर, और अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो रही होती है तो मैं अपनी घर की सीढ़ी से नीचे उतरती हूँ और स्कूल जाके सबको टाइट कर देती हूँ। तो एक ऐसी माँ जो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपनी बच्चों के स्कूल में सुधार लाने के लिए वो वहां पे भागीदारी कर रही है। हमने ना सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की शुरुआत की, हमने हर स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग की शुरुआत की। वरना पेरेंट टीचर मीटिंग ऐसी चीज होती थी जो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में होती थी। फिर से हमें कहा गया कि जी कोई नहीं आने वाला,
कि जी सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों के बच्चे ना पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते। और जिस दिन हमने 2016 में, मुझे याद है, पहली पेरेंट टीचर मीटिंग की थी, जुलाई का महीना था, बहुत तेज बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हो गई। तो हम लोग सोच रहे थे कि जी आज तो मुंह काला हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। और जो सारे लोग कहते थे कि आप लोग ऐसे ही सपने देखते हो, ये सब करते हो, लेकिन जोरदार बारिश होने के बावजूद 80% पेरेंट्स हमारी पीटीएम में आए और उन्होंने भागीदारी करी। आज भी जब भी पीटीएम होता है पेरेंट्स उसमें हिस्सा लेते हैं। और ना सिर्फ इतना, ना सिर्फ पेरेंट्स की भागीदारी हुई, जब बच्चों के पेरेंट्स और टीचरों में एक संवाद शुरू हुआ तो उनके बीच में जो संबंध बना वो भी बहुत जरूरी था। मुझे याद है एक बार हम पीटीएम में एक स्कूल में गए, तो जब हम क्लासरूम में अंदर गए तो टीचर की आंखों में आंसू आए हुए थे। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ। वो कहती हैं कि मैं ना पहले इस लड़के के बारे में सोचती थी कि इसके ना पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है इसकी पढ़ाई में। मैं बुलाती थी, आते नहीं थे, उसके नंबर ठीक नहीं आते थे लड़के के। कहती हैं आज जब उसके माता पिता आए हैं तो मुझे पता लगा है कि उसके पिताजी 2 जगह काम करते हैं। वो सुबह 5 बजे से 8 बजे तक कॉलोनी में गाड़ियां साफ करते हैं और 8 बजे से रात के 10 बजे तक सब्जी का ठेला लगाते हैं। कहते हैं वो तो इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनका बेटा स्कूल जा सके, उनके बेटे को काम ना करना पड़े और उनके बेटे की टेबल पे खाना रहे। तो कहती है मुझे आज ये समझ में आया है कि उसके लिए जो बाकी कुछ करना है वो मेरी जिम्मेदारी है। और ये भाव जब टीचर में आया तो फिर टीचर भी उन बच्चों के साथ, या जिनको वो कई बार थोड़ा वैसी निगाह से देखते थे कि भाई शायद इंटरेस्टेड नहीं है, जब एक ये संबंध बना तो टीचरों ने भी ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया। दूसरी तरफ पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में ज्यादा समझ में आने लगा। एक दिल्ली का जो आउटस्कर्ट्स वाला एरिया है, जो थोड़ा सा रूरल एरिया है, एक स्कूल में हम एक बारी गए थे तो मनीष जी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे। तो ऐसे ही मजाक में उन्होंने पूछा कि देखो पीटीएम में तो डांट पड़ती होगी जब घर जाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पेरेंट टीचर मीटिंग बंद कर देता हूँ। तो एक लड़की खड़े होकर कहती है सर बिल्कुल भी बंद मत करना पेरेंट टीचर मीटिंग। कहती है जब पेरेंट टीचर मीटिंग जब नहीं होती थी उससे पहले घर पे ये मान होता था कि मुझे मम्मी के साथ काम करवाना होता था, कि खाने का, साफ सफाई का मेरी पे जिम्मेदारी होती थी। कहती हैं जब से पीटीएम शुरू हुई और मैम ने मम्मी को बताया कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, तब से जब मैं घर जाती हूँ तो मम्मी कहती हूँ बेटा काम मैं कर लूंगी, तू पढ़ाई कर ले। तो ये एक भागीदारी टीचर्स और पेरेंट्स में बनी। ना सिर्फ इतना, जो कई बार सरकारी स्कूल के टीचरों को कहा जाता था कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, टीचर्स इंटरेस्टेड नहीं है, हमने ये देखा कि जब आप एक बारी माहौल सुधारने लगते हैं तो हर टीचर आगे आके भागीदारी करना चाहता है। जैसे आपने वो देखा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है, जैसे जब हम मार्क्स, तो तकरीबन हर संस्था में ऐसा ही होता है। और सरकारी स्कूलों का भी यही हाल था कि एक तो होते हैं टॉप 20%, जो कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो वो अपनी मेहनत करते थे, टीचर और प्रिंसिपल अच्छा पढ़ाते थे, कुछ करना चाहते थे। एक होते हैं बॉटम 20%, आप उनके साथ जितना भी सर मार लो वो कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है जो 60% बीच में होते हैं ना, वो उस तरफ जाते हैं जिस तरफ माहौल है। तो जब सरकार स्कूलों पे ध्यान नहीं दे रही थी तो वो नीचे के 20% की ओर जा रहे थे। हमें टीचर अक्सर कहते थे कि जी जब हम शुरू में पढ़ाने आए थे ना, हम तो बड़े मन से पढ़ाते थे, लेकिन स्टाफ रूम में ऐसे थोड़े घाघ टाइप टीचर बैठे होते थे जो कहते थे अरे तू नया आया है इसीलिए इतना जोश है, कुछ दिन रुक जाओ तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो वो कहते थे कि धीरे धीरे हमारा भी उत्साह खत्म होता था। लेकिन जब एक बार सरकार ने ध्यान देना शुरू किया, टीचर्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, ये एक फोटो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सिंगापुर की, और जो सारे वहां पे टीचर्स बैठे हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं जिनको हमने सिंगापुर भेजा ट्रेनिंग के लिए। ये एक फोटो है आपके ही शहर के इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद की, और जो सारे वहां पे स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं। ना सिर्फ हमने उनको IIM अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन सिंगापुर, हमने उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फिनलैंड जो दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन मॉडल माना जाता है, हमने अपने सबसे बेहतरीन टीचर्स और प्रिंसिपल्स को इन जगहों पे भेजा।
जब अक्सर आप देखते हैं ना कि जब आप यहाँ पे भी शहर में घूमिए तो जो होर्डिंग वगैरह लगे होते हैं उस पर सीएम की फोटो होती है, मंत्री की फोटो होती है, शिक्षा में भी कुछ अच्छा काम हो फोटो सीएम की जाती है। लेकिन दिल्ली में 5 सितंबर को जब हमारे स्टेट टीचर्स अवार्ड दिए जाते हैं तो जिन 50 टीचर्स को अवार्ड मिलता है पूरे शहर में होर्डिंग्स पे उन 50 टीचर्स की फोटो लगती है, सीएम की फोटो नहीं। तो फिर आप मेट्रो में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको जो हमारे दिल्ली शहर के सबसे अच्छे टीचर्स हैं उनकी फोटो पूरे शहर में लगती है। और ना सिर्फ इतना, जो अवार्ड्स फंक्शन भी होता है वो किसी फिल्म फेयर अवार्ड से कम नहीं होता। मतलब वहां पे देश से सबसे बड़े सिंगर्स, परफॉर्मर्स आते हैं, पूरा एक रेड कारपेट बिछाया जाता है टीचर्स के लिए, उनको एस्कॉर्ट करके स्टेज पे लेके जाया जाता है। तो उससे टीचर्स को भी एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट बनता है। टीचर्स को भी लगता है कि भाई मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूं, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं, कोई उसे पहचान तो रहा है। तो हमने ऐसा देखा कि सिस्टम के अंदर से ही बहुत सारे ऐसे चैंपियंस निकले जो हमारे सरकारी स्कूलों में बदलाव हुए हैं उसके धारक वाहक थे। उसके बाद फिर एक तरह से जो आप लोग शायद हमसे बेहतर जानते हैं कि क्लास में बच्चों को कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए। आखिरकार उस पर हम 2-2.5 साल के बाद पहुंचे, क्योंकि शुरू में हमें समय लगा सिर्फ बेसिक चीजों को ठीक करने में, और फिर कई सारे प्रयोग हुए बच्चों की क्लासरूम्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हें अपने उम्र के हिसाब से पढ़ना लिखना नहीं आता था, उनके लिए हमने मिशन बुनियाद की शुरुआत करी कि शुरू के 3 महीने हम उन्हें सिर्फ बेसिक्स पढ़ाते थे कि वो अपनी क्लास के लेवल तक आ जाएं। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, जैसे ये एक मैथ्स की क्लास चल रही है, वरना मैथ्स के सब्जेक्ट को हम ऐसा एक बोरिंग और ढर्रेदार, और बच्चे तो डरावना मानते हैं, कि मैथ्स की क्लासरूम को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। उसमें हम नए इनोवेटिव प्रयोगों को लेके आए। ये भी बच्चों की एक हिंदी की क्लास चल रही है जिसमें वो अपना कुछ रोल प्ले के माध्यम से लैंग्वेज लर्निंग बच्चों की चल। ना सिर्फ इतना, एक बार जब हमारे स्कूलों में जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, जब वहां पे अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि 2 से 3 साल के अंदर जब हमने ये बदलाव की शुरुआत करी, तो हमारे दिल्ली शायद एक इकलौता स्टेट है जहां पे 12वीं में बच्चे सीबीएसई का ही एग्जाम देते हैं। वरना अक्सर स्टेट बोर्ड में ऐसा होता है ना कि बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाता है, खासकर से इलेक्शन के पिछले साल में तो कोई भी फेल नहीं होता। तो दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां पे सारे बच्चे 12वीं में और 10वीं में सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम देते हैं, जो तकरीबन पूरे देश में ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स ही देते हैं। और मुझे इस बात पे गर्व है कि पिछले 5 साल से 12वीं के नतीजों में दिल्ली सरकार के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं पिछले 5 साल से। हर साल हमारे स्कूलों से बच्चे, पिछले साल 350 बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया और देश के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिया। लास्ट ईयर 500 से ज्यादा बच्चों ने आईआईटी जेईई का एग्जाम क्लियर किया और देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया। 2 साल पहले जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो लड़का टॉपर था, प्रिंस नाम का एक लड़का था, और जिस बार उसने टॉप किया तो कई लोग उसके घर गए, मीडिया वाले उसके घर गए, वो सीएम और डिप्टी सीएम ने भी उसको फेलिसिटेट किया। वो लड़का दिल्ली में चलने वाली डीटीसी जो बसेस होती हैं, उसके पिताजी उस बस में कंडक्टर थे। वो एक 12 फुट बाय 12 फुट के घर में उनका पूरा परिवार रहता था। और आज वो बच्चा दिल्ली सरकारी स्कूलों में जो बदलाव हुआ है, और हमारी सरकार में एक जय भीम योजना चलती है जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है मेरिटोरियस बच्चों की कोचिंग आईआईटी जेईई मेडिकल के लिए। वो बच्चा, क्योंकि वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ा और दिल्ली सरकार की जय भीम योजना के तहत उसने कोचिंग ली जो शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाता, आज वो लड़का आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। तो एक तरफ तो हमने क्या क्या अपनी तरफ से एफर्ट्स किए, लेकिन दूसरी तरफ अब उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। जब एक बारी हमारे मेन स्ट्रीम नतीजे और बेहतर होने लग गए
तो हमने अपने स्कूल में कुछ और इनोवेशंस की भी शुरुआत की। उसमें से एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव रहा है हैप्पीनेस करिकुलम। क्योंकि देखिए, अक्सर हम स्कूल में इतने सालों तक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ते हैं, लेकिन जो चीजें लाइफ में सबसे जरूरी होती हैं वो 14 साल की स्कूलिंग, 5 साल की कॉलेज एजुकेशन में हमें कोई नहीं सिखाता। कि एक सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए, एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम कैसे आए, अगर हम एक ऑफिस में नौकरी करते हैं तो हम एक टीम में कैसे काम कर सकें, अगर हमारा कोई बॉस है तो उसके साथ कैसा रिलेशन हो, हमारे परिवार में हमारे कैसे संबंध हो। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हम जब एडल्ट्स हो जाते हैं तो लाइफ में ठोकर खा खा के सीखते हैं। हम सबने भी वैसे ही सीखी है। लेकिन हमने इसकी शुरुआत अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से करी, और ये उसी की फोटो है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हर बच्चा दिन की शुरुआत 5 मिनट की ध्यान से करता है, 5 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से करता है, जिसे बच्चे खुद कहते हैं कि हम पढ़ाई में भी बेहतर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और हमारा जो व्यवहार है वो भी उससे इंप्रूव होता है। और बस एक चीज के साथ क्लोज करूंगी और क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करूंगी कि जब इतने सालों से ये सब स्कूलों में सुधार चल रहा था तो हमारे सामने और भी कई सवाल आने लगे कि देखिए, अब हमने स्कूलों को तो इम्प्रूव कर दिया, अब स्कूल खत्म करने के बाद हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कि अगर आप इस देश में देखिए, यहाँ पे जब एक 10वीं की रिक्वायरमेंट वाली एक पीएन की नौकरी निकलती है, सरकारी नौकरी निकलती है, तो हजारों लोग जो एमए हैं, एमटेक हैं, पीएचडी हैं, उस पीएन की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस देश में नौकरियां नहीं है। एक तरह से जब एक बच्चा बड़ा होता है तो बार बार उसे यही एक वो होता है कि जी अब नौकरी की तैयारी करनी है, नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। साल दर साल लोग एंट्रेंस एग्जाम देते रहते हैं और नौकरियों की लाइनों में लगते रहते हैं। तो हमारे सामने ये सवाल आया कि आखिरकार अब हमारे स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे? हमने उन्हें अच्छी शिक्षा तो देगी, पर आगे उनका क्या फ्यूचर है? और इसके लिए हमने अपने स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक में एक नए करिकुलम की शुरुआत करी, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। जिसमें, और अगर आप लोगों को मौका मिले तो आजकल उसका हम एक प्रोग्राम भी अपने हर संडे शाम को 7 बजे टेलीविजन पर बिजनेस ब्लास्टर्स के नाम से आता है, उसको जरूर देखिएगा। हमने अपने दिल्ली सरकार के बच्चों को हम एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं कि हम नौकरी की लाइनों में लगने वाले ना बने, हम नौकरी देने वाले बने, की मानसिकता हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। और उसके तहत एक बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की हमने शुरुआत की है, जहां पे 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को कुछ सीड मनी मिलता है, जिससे वो अपना एक बिजनेस आइडिया के तहत स्कूल में रहते हुए ही अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकता है। और आज के दिन में, एज ऑन टुडे, हमारे यहाँ इस बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में 3 लाख बच्चे शामिल हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं 51,000 बिजनेस आइडियाज पे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, और उनके बिजनेसेस पे दिल्ली सरकार ने 60 करोड़ का सीड मनी इन्वेस्ट किया हुआ है आज। तो आप सोचिए कि ये बच्चे जब हमारे स्कूलों से निकल के आएंगे तो ये सिर्फ नौकरी की लाइनों में नहीं लगेंगे, ये नौकरी देने वाले बनेंगे, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने वाले बनेंगे और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में लगेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब आप जितने सवाल लिखे थे उसमें से आधे तो आपने उड़ा दिया मैडम, सामने से ही जवाब दे दिया, मेरे कहने का ये मतलब है। हाँ, जब हम स्कूलों में नतीजों की बात करते हैं तो एक तो ये है कि डेटा, बच्चों का लर्निंग लेवल क्या है, बच्चों के 12th में कितने मार्क्स आए, लेकिन मैं जो सबसे बड़ा नतीजा मानती हूं, 7 साल पहले जब हम स्कूलों में जाते थे तो बच्चों में इतना कम सेल्फ कॉन्फिडेंस होता था कि आपसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आपसे आंख तक नहीं मिलाते थे। बच्चे जमीन पे देख रहे होते थे, उनके कंधे झुके हुए होते थे। और आज अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखिएगा तो कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में वो जो आनंद कुमार हैं सुपर 30 वाले, वो आए हुए थे एक स्कूल देखने के लिए। तो ये तब की बात है जब उनकी मूवी रिलीज हो रही थी सुपर 30, तो बहुत मीडिया अटेंशन भी था, तो कई मीडिया वाले भी आए हुए थे उनके साथ। तो मीडिया वाले जैसे माइक लेके जाते हैं ना, किसी से एक सवाल पूछा, दूसरा सवाल पूछा, तो वो हमारे बच्चों से कुछ पूछ रहे थे।
तो उन्होंने एक 7वीं के बच्चे से, एक बहुत बड़े प्राइम टाइम का एंकर था जिसे वो रोज रात को अपने घर पे टीवी पे देखता होगा, तो उस एंकर ने एक 7वीं के बच्चे के सामने माइक रखा और कुछ पूछा कि भाई हैप्पीनेस क्लास में क्या सीखते हो। तो उस बच्चे ने कुछ बताया तो वो फिर माइक अगले बच्चे के पास लेके चला गया। तो 7वीं क्लास में पढ़ने वाला एक सरकारी स्कूल का बच्चा उस प्राइम टाइम के नामी गिरामी एंकर को कहता है, वापस आओ, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तो ये एक कॉन्फिडेंस है जो हमारे बच्चों में आया है। अभी अगर आप बिजनेस ब्लास्टर्स का एपिसोड देखने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे देश के बड़े बड़े सीईओज के सामने अपने बिजनेस आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं और उनसे इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस कि एक लड़की जो 12वीं में पढ़ती है, उनका एक मोबाइल्स का बिजनेस आइडिया उन्होंने डेवलप किया, तो वो कहती है जी हमने तो बिजनेस प्लान बनाया हुआ है, अगर आप हम में इन्वेस्ट करेंगे तो हम IIT से पढ़े हुए 10 इंजीनियर्स को नौकरी देंगे। तो ये है कॉन्फिडेंस, और मुझे लगता है ये जो कॉन्फिडेंस है ये सबसे बड़ा बदलाव है, ये सबसे बड़ा नतीजा है। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी ये जो सारे बदलाव हुए हैं वो दिल्ली में हुए हैं और हम सब उसको देख रहे हैं, अभी उसका अनुभव कर रहे हैं अगर दिल्ली में जा रहे हैं तो। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा जो बदलाव है पूरे देश में, खास करके हम गुजरात में बैठे तो हमको ज़्यादा इच्छा होगी कि ऐसे गुजरात में भी वो बदलाव आए। तो सबसे अभी जो मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है वो नेगेटिविटी को दूर करना, कि भाई नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि जब आपने ये शिक्षा व्यवस्था में अपना कार्यभार संभाला तो वैसे तो बहुत सारी चुनौतियां रही होगी, लेकिन ऐसी कौन सी सबसे बड़ी चुनौती रही वो थोड़ा बताइए, और उसको आपने कैसे टैकल किया उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो सब मोटिवेट हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो एक तरह से ये माइंडसेट ही था कि ये हो नहीं सकता, और ये सच्चाई है, हम सब ये मानते ही थे। जो मेरे दोस्त के बड़े भाई थे जो चौक कर गए इस बात पे कि ऐसे थोड़ी होता है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो जाएंगे, तो हम सबकी यही मानसिकता थी। और अगर आप चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों जिन्हें लगता था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, चाहे उनके माता पिता हों जो मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेज रहे थे कि प्राइवेट स्कूल में भेजने के पैसे नहीं हैं, चाहे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स और प्रिंसिपल्स हों जिन्हें लगता था कि भाई ये तो बच्चों का कोई बहुत फ्यूचर नहीं है, इस माइंडसेट को बदलना मेरा मानना है कि सबसे बड़ा चैलेंज था। कि जब तक जो इस सिस्टम में भागीदार लोग हैं, जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि बदलाव हो सकता है, और देखिए धीरे धीरे ही लोगों का ये कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ कि जब हमने शुरू में कहा था कि हम टीचरों को विदेश भेजेंगे तो कोई मानता ही नहीं था कि एक्चुअली भेजेंगे, और लोगों को लगता था जी कि ऐसी बातें तो सब करते हैं। मुझे याद है कि जिस दिन हमारा पहला बैच प्रिंसिपल्स का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया था, उस दिन टीचरों को पहली बार लगा कि शायद ये सरकार सीरियस है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताती हूँ कि, और आप में से कई लोग टीचर्स हैं, मुझे पता नहीं सरकारी सिस्टम के हैं कि नहीं, पर सरकारी तंत्र में ना जो ट्रेनिंग्स होती हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्टेट गवर्नमेंट को पैसा आता है, स्टेट गवर्नमेंट से SCRT डाइट को पैसा जाता है, और उसमें ये नॉर्म होता है कि 100 रुपए पर टीचर पर डे का खर्चा होता है, और उसी हिसाब से सारी ट्रेनिंग होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि बाकी पूरे देश में कितने खर्चे में ट्रेनिंग करवा पाते हैं, पर दिल्ली जैसे शहर में आप 100 रुपए में वेन्यू भी, रिसोर्स पर्सन भी, ट्रेनिंग मटेरियल भी, खाना भी, सब कुछ नहीं अरेंज कर सकते हैं। तो होता क्या था? होता ये था कि वो टूटे फूटे क्लासरूम जिसमें बच्चे भी नहीं बैठ सकते थे, वहां पे हम टीचरों को बिठाते थे, 8-8 घंटे बिठाते थे, टूटे हुए टेबल पे, टूटी हुई चेयरों पे, वुडन बेंच पे। क्योंकि कुछ खर्चा रिसोर्स पर्सन और उसमें हो जाता था, तो आपके टीचर्स के लिए खाने पीने के इंतजाम के लिए 100 रुपए में से मात्र 25 रुपए बचते थे, और 25 रुपए में क्या आएगा? एक चाय और एक समोसा, या 2 समोसे और 2 चाय। तो दिन भर की 8 घंटे की ट्रेनिंग में या तो आप सिर्फ चाय और समोसा दे सकते थे, या आप टीचर को वो 25 रुपए कैश में पकड़ा देते थे कि भाई तुम इससे खाना खा लेना। तो एक शिक्षक जिसके हाथ में आप बच्चे का भविष्य दे रहे हैं,
आप उन्हें ट्रेनिंग के लिए एक बैठने की अच्छी जगह और एक ठीक ठाक खाने का इंतजाम भी नहीं करते थे, तो टीचर भी सोचते थे कि भाई ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम क्यों करें कुछ। क्योंकि जैसा बिहेवियर सरकार का टीचरों के प्रति है वैसा ही टीचरों का बच्चों के प्रति होगा। तो हमने पहले साल में जब 2016 में गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेनिंग शुरू की तो हमने सोचा, तो हमने 2-3 बड़े बदलाव किए उसमें। हमने कहा कि हमने नियम बना दिया कि सरकार जब आईएएस अफसर की ट्रेनिंग करती है, और वो भी रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं, जितना भी खर्चा पर पर्सन पर डे आईएएस अफसर की ट्रेनिंग पे होगा उतना ही खर्चा हम टीचरों की ट्रेनिंग पे करेंगे। और हमने, क्योंकि तब तक हमारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी ठीक नहीं हुआ था, तो हमने 2-3 स्कूलों को ट्रेनिंग सेंटर बनाया। और जो शादी के टेंट हाउस होते हैं ना, तो जैसे कारपेट यहाँ पे लगा हुआ है ना, वो हरे और लाल कारपेट आते हैं जो शादियों में लगते हैं। हमने स्कूल के हर कमरे में टेंट हाउस वाला कारपेट बिछवाया, क्योंकि वहां पे तब तक फर्श टूटे हुए थे और तब तक काफी समस्याएं थी। टेंट हाउस से टेबल ली, जैसी टेबल पे आप बैठे हुए हैं अभी होटल में, ऐसी टेबल हायर की, उसमें टेबल क्लॉथ लगवाया, ऐसी कुर्सियां हायर करी, उन पे पीछे ये प्रॉपर कवर वगैरह लगवाया। हर टीचर के लिए एक अच्छी डायरी, एक अच्छा पेन, एक बिस्लेरी की बोतल, एक पैक्ड थाली जो हम हल्दीराम से या किसी अच्छी जगह से लेके आते थे। हमने 22,000 टीचर्स के लिए ऐसा ट्रेनिंग का इंतजाम किया। तो जब टीचर उस ट्रेनिंग के लिए आए तो पहली बार उन्हें लगा कि उनको डिग्निटी से ट्रीट किया गया है, और वहीं से ये माइंडसेट बदलना शुरू हुआ। लेकिन जो आपने ये सवाल उठाया कि देखिए ये बदलाव गुजरात में कैसे आएगा, ये बदलाव और बाकी राज्यों में कैसे आएगा, क्योंकि देखिए अगर हमें देश के भविष्य को बदलना है तो सिर्फ एक दिल्ली के स्कूल सुधारने से काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर हमें शिक्षा व्यवस्था के बदलाव को समझना है तो उससे पहले हमें एक कदम पीछे जाके अपनी डेमोक्रेसी को समझना होगा। क्योंकि देखिए आखिरकार हम चुनाव के माध्यम से, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था के माध्यम से, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से किसी को चुन के भेजते हैं। लेकिन हम जिसको चुन के भेज रहे हैं, और ये किसी एक राज्य की और एक पार्टी की और एक सरकार की बात नहीं है, हम पूरे देश भर में पिछले 70 साल से जिनको चुन के भेज रहे हैं। ये तो एक सवाल उठता है कि भाई 70 साल में आप सरकारी स्कूल क्यों नहीं ठीक कर पाए। हम ये तो आपको कह नहीं रहे हैं कि आप जुपिटर पे रॉकेट भेज दो, हालांकि वो हम भेज देते हैं, चंद्रयान हम बना देते हैं, लेकिन हम एक सरकारी स्कूल क्यों नहीं ठीक कर पा रहे। देखिए हमें थोड़ा सा अपने लोकतंत्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सब सिर्फ टीचर, प्रिंसिपल और टीचर्स, प्रिंसिपल्स, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। हम सब एक सिटीजन भी हैं जो इलेक्शन में अपना वोट डालने जाते हैं। तो होता क्या है कि जब चुनाव का समय आता है तो जो नेता होते हैं और उनको ये लगता है कि जी हमें जैसे तैसे भी हो हमें चुनाव जीतना है। तो जो नेता है वो हर तरह की बात करते हैं चुनाव में, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो जात पात की बात हो, चाहे वो पैसा बांटना हो, चाहे वो दारू बांटना हो, चाहे आप साउथ में जाइए तो टीवी, कलर टीवी, क्या क्या बढ़ जाता है। तो ये सब हर चीज होती है चुनाव में। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते। देखिए नेता ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम पैसा बांटेंगे, दारू बांटेंगे, धर्म की बात करेंगे, जात की बात करेंगे तो लोग उस पर वोट दे देंगे। तो जब एक नेता पावर में आता है वो सोचता है कि भाई जेब में अपनी पैसा भर लो जितना भर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार चुनाव में बहुत खर्चा करना पड़ेगा उस सब पे। नेता को ये नहीं लगता कि मैं सरकारी स्कूल ठीक करूंगा तब फिर से जीतूंगा। नेता को लगता है कि पैसा कमाऊंगा, चुनाव पे पैसा खर्च करूंगा तब फिर से जीतूंगा। लेकिन हम अगर एज सिटीजन्स, हम जो इस लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर किसी भी नेता को ये लग जाए कि जब मैं 5 साल के बाद किसी का दरवाजा, किसी का भी दरवाजा खटखटाने जाऊंगा, और जब मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो जो घर के अंदर है वो मुझसे ये पूछेंगे कि तुमने सरकारी स्कूल ठीक किया क्या, तुमने सरकारी कॉलेज ठीक किए क्या, तो फिर आप मेरी बात मानिए कि सिर्फ कोई एक पार्टी और एक स्टेट नहीं, अगर सिटीजन्स ये दबाव बनाते हैं तो देश के हर राज्य की हर पॉलिटिकल पार्टी सरकारी स्कूलों को ठीक करेगी।
तो ये हमारे ऊपर भी है एज सिटीजन्स कि हम किस चीज पर वोट दे रहे हैं। देखिए, जब हम धर्म पे वोट देते हैं, जब हम पैसे पे वोट देते हैं, जब हम कैंडिडेट की जात देख के वोट देते हैं, वो देश के किस हिस्से से आता है वो देख के वोट देते हैं, तो फिर नेता भी आपको वही देते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी ना वैसी है जैसे मार्केट होती है। मार्केट में जब कोई एक फोन कोई अच्छा फीचर लेके आता है तो जो सारे कंपेटिटर्स हैं ना, उनको वो फीचर लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो उसी को खरीदना चाहता है। उसी तरह से डेमोक्रेसी भी एक मार्केट की तरह है कि जो कंज्यूमर, यहां पे जो हमारा वोटर है, जो सिटीजन है, जिस पे वो वोट डालेगा, जिस मुद्दे पे वो वोट डालेगा, हर पार्टी उसको डिलीवर करेगी। तो अगर आज हमारे स्कूल ठीक नहीं है, बिल्कुल हमारे नेता जिम्मेदार हैं। आज अगर आप गुजरात में भी देखिए, 2015 में गुजरात में शायद असेंबली में कहा गया था कि 8000 क्लासरूम्स की कमी है। जब तक हम 2018 में आए तो पता चला कि 18000 क्लासरूम की कमी हो गई। 2020 तक 20000 क्लासरूम की कमी हो गई। तो क्यों नहीं बन रहे हैं वो क्लासरूम? इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि हमारा वोट उस क्लासरूम से जुड़ा हुआ नहीं है। जिस दिन हमारा वोट उस क्लासरूम से जुड़ जाएगा, क्लासरूम भी बनेंगे, स्मार्ट बोर्ड भी लगेंगे, टीचरों को विदेश भी भेजा जाएगा, टीचर क्लासरूम में भी होंगे और 12वीं के नतीजे भी अच्छे आएंगे। ये आप मुझसे लिखवा लीजिए। तो शिक्षा और गवर्नेंस, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, क्योंकि हम सब नागरिक हैं, हमें हेल्थ की फैसिलिटी भी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, हमें नौकरियां भी चाहिए। जो गवर्नेंस है, अगर हमें अच्छी गवर्नेंस चाहिए तो हमें उसके आधार पर वोट देना होगा। हमें उसका प्रेशर हर पार्टी पे, हर सरकार पे बनाना होगा, तभी हमारे देश में बदलाव आएगा। हेलो, थैंक यू मैम। इसका एक छोटा सा आपने जो बात बताई कि अगर चुनाव में अगर एजुकेशन मुद्दा है तो काम होगा। आपको पता होगा कि सूरत में हमारे 27 काउंसिलर चुन के आए हैं लास्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जनरली स्कूल चलाते हैं, कोई कोई नहीं भी चलाते हैं, लेकिन पूरे भारत में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोई भी हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 11-12 के क्लासेस नहीं चलाती है पूरे इंडिया में। ऑन द रिकॉर्ड है ये। लेकिन हमने सूरत में इलेक्शन लड़ा, वो शिक्षा के मुद्दे पे लड़ा, एजुकेशन के मुद्दे पे लड़ा, और वहां हम विपक्ष में बैठे हैं। फिर भी आज ये परिवर्तन आया कि भारत में सबसे पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी, जो 11th और 12th के क्लासेस भी चलाना शुरू कर दिया। क्योंकि वहां पे हमने चुनाव, चाहे हम हार गए, विपक्ष में बैठे, लेकिन लोगों को शिक्षा के प्रति इतना जागरूक कर दिया कि सत्ता पक्ष को भी ये काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और दूसरे सवाल पे आते हैं। ज्यादातर लोगों ने, सबसे ज्यादा ये कार्ड आए हैं उसमें ज्यादातर लोगों ने ये एक सवाल किया है, क्योंकि दिल्ली में हमारे पास विकल्प है और एनडीटीवी की रिपोर्ट थी कि 2 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में आए। तो वहां पर विकल्प है प्राइवेट स्कूलों का कि वो वहां से निकालकर अब सरकारी स्कूलों में डाल सकते हैं। लेकिन पूरे भारत में और खास करके गुजरात में ये सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेट स्कूलों के फीस की। जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, वो सही में बहुत ही परेशान है। एक तो महंगाई इतनी है, ऊपर से कोरोना में स्कूल चले नहीं चले, कोई अच्छे स्कूल थे, उदार स्कूल थे, उन्होंने स्कूल फीस माफ की, बाकी सबको फीस भरनी पड़ी है। तो ज्यादातर सबसे ज्यादा सवाल जो आए हो प्राइवेटाइजेशन को और शिक्षा का जो व्यापारीकरण है उसको लेकर आए हैं। तो इस पे हमने दिल्ली में हमने क्या क्या काम किए हैं और इसकी समस्या का जो समाधान है, वैसे तो आपने बता ही दिया, फिर भी अगर कोई और समाधान है हमारे गुजरात के लिए या देश के लिए तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, ये जो समस्या है कि प्राइवेट स्कूल इतनी फीस, मैं तो मानती हूँ चोरी है, मतलब ऐसी कि इतनी फीस कैसे मांग लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अभिभावक मजबूर है। उन्हें पता है कि अभिभावक के पास, पेरेंट के पास और कोई चॉइस नहीं है, कि सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है कि कोई सोचेगा भी नहीं कि अपने बच्चों को वहां पे भेजा जाए, वरना उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो प्राइवेट स्कूलों को ये पता है कि इन पेरेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो साल दर साल फीस अपनी बढ़ाते रहते हैं। दूसरा, अगर आप प्राइवेट स्कूलों को देखने जाइए, और
ये क्योंकि दिल्ली में भी प्राइवेट स्कूलों के साथ हमने उनकी फीस पे काफी काम किया, जिसपे मैं आती हूं भी। जब हमने थोड़ा सा इसकी शिनाख्त करनी शुरू की तो ये समझ में आया कि तकरीबन हर प्राइवेट स्कूल में उनके जो मालिक हैं वो किसी ना किसी नेता से जुड़े हुए हैं। देश में तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के अपने प्राइवेट स्कूल हैं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, या प्राइवेट कॉलेज हैं। और उन्होंने अपनी कॉलेज की बोर्ड में, अपने स्कूल के बोर्ड में कुछ रिटायर्ड अफसरों को रखा हुआ है। तकरीबन हर बड़े प्राइवेट स्कूल के बोर्ड में कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, एजुकेशन सेक्रेटरी, ये सब फलाना ढिमकाना है। तो इससे होता क्या है? देखिए, हमने अपने नेताओं को, जिनको हमने चुन के भेजा है, और अफसरों को ये जिम्मेदारी दी हुई है कि आप हमारे लिए स्कूल अच्छे करो। इसीलिए टैक्स देते हैं ना हम जब पानी की बोतल खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, हर चीज पे हम टैक्स देते हैं। इस टैक्स का सरकार को क्या करना होता है? इस टैक्स का सरकार को हमें सुविधाएं देनी होती हैं। तो हम जिसको जिम्मेदारी हमने दी है कि हमारे स्कूलों को अच्छा करो, जो जिम्मेदार हैं उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट पूरा प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उनके अपने प्राइवेट स्कूल चलते हैं, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, उनके प्राइवेट कॉलेजेस चलते हैं। तो अगर मैं शिक्षा मंत्री हूं या मैं शिक्षा सचिव हूं और मेरे अपने प्राइवेट स्कूल या मेरे रिश्तेदारों के प्राइवेट स्कूल चलते हैं, तो मैं क्यों चाहूंगी कि सरकारी स्कूल ठीक हो जाएं? और ये रीजन है कि इतने सालों में, देखिए, आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली सरकार में कोई जादू की छड़ी नहीं थी। हमने भी कुछ आइडियाज निकाले, कुछ सॉल्यूशंस निकाले, उन पे मेहनत करी, काम किया, चीजें बदली। तो और जगहों पे अगर हम देखने जाएं, ये जो नेक्सस है पॉलिटिशियंस का और प्राइवेट एजुकेशन की जो इंडस्ट्री है, उसकी वजह से प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री पे एक तरह से कोई हाथ नहीं लगाता है। और हमने कुछ साल पहले जो प्राइवेट स्कूल हैं, दिल्ली में भी यही समस्या थी कि प्राइवेट स्कूल साल दर साल अपनी फीस बढ़ाते जाते थे और पेरेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं होता था। तो हमने दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस का ऑडिट करना शुरू किया। हम उनकी, क्योंकि ये ज्यादातर ऐसे स्कूल थे जिन्हें सरकारी जमीन मिली हुई थी, और उस सरकारी जमीन के तहत ये नियम कानून था कि आपको हर साल दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को अपना पूरा लेखा जोखा दिखाना होगा। तो हमने एक बहुत बड़ी सीएस की टीम को हायर किया, सीएस की कंपनीज को हायर किया, कुछ ऑडिट करते थे, फिर कुछ उस ऑडिट को चेक करते थे। जब हम इन स्कूलों के अकाउंट्स देखने गए तो हमें अचंभा हो गया। कुछ ऐसे नामी प्राइवेट स्कूल थे जिनके मालिकों ने मानेसर में प्राइवेट फार्म हाउस खरीदे हुए थे स्कूल की फीस के पैसे से। कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल थे जिन्होंने अपने पूरी मैनेजमेंट के लिए, जो अक्सर एक ही परिवार के सारे लोग होते थे, उनके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू इत्यादि खरीदी हुई थी स्कूल की फीस के पैसों से। ऐसे स्कूल थे जिन्होंने अपने स्कूल के फंड में 90 लाख 1 करोड़ रुपए पड़े थे, लेकिन वो फिर भी बच्चों से फीस बढ़ा के ले रहे थे इस नाम पे कि जी हमें टीचरों की सैलरी देनी। तो अगर कोई वास्तविक तौर पे स्कूलों की अकाउंट्स की जांच करने जाएगा तो आप ये भरोसा रखिए कि गुजरात में भी यही निकलेगा जो दिल्ली में निकला है। लेकिन समस्या क्या है कि ये बार बार मैं एक ही मुद्दे पे आ जाती हूं, जुड़ा ये आपकी राजनीति से हुआ है, जुड़ा ये आपकी सरकार से हुआ है। क्योंकि गुजरात में भी जब पेरेंट्स का प्रेशर बना तो नाम मात्र के लिए एक फी रेगुलेटरी कमेटी तो बना दी गई, लेकिन सच्चाई यह है कि वो फी रेगुलेटरी कमेटी भी प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी मिली हुई है। कि अगर प्राइवेट स्कूलों में 30,000 की फीस अगर वो चाहते हैं कि होनी चाहिए, तो मैंने ऐसा सुना है कि एफआरसी उन्हें बोलती है कि 45,000 का प्रस्ताव दे दो, फिर हम कहेंगे नहीं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और हम 30,000 पे लेके आ जाएंगे जिसको वो स्कूल चाहता है। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? सही सुना है ना मैंने? तो जब तक हम इस नेक्सस को नहीं तोड़ते हैं जो प्राइवेट स्कूल के बीच में और भ्रष्ट नेताओं के बीच में है, तब तक उन नेताओं के आशीर्वाद के साथ, उन नेताओं की आड़ में एक आम इंसान पिसता रहेगा, परेशान होता रहेगा।
इसलिए होता रहेगा क्योंकि सबसे पहली बात तो हमें प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना क्यों पड़ रहा है? जब हम टैक्स देते हैं तो उस टैक्स में सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन दे। मेरे कई सारे रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, लंदन में रहते हैं। मेरे सारे कजन्स जो लंदन में पढ़े हैं, उनके माता पिता बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, वकील हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। मेरे सारे कजन्स सब पहली से लेके 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, क्योंकि वहां पे विदेश में सबसे अच्छे स्कूल सरकारी स्कूल होते हैं। तो जो बड़े बड़े अच्छे पैसे कमाने वाले लोग भी हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं क्योंकि वो स्कूल अच्छे होते हैं। तो आज हमें जब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है, फीस देनी पड़ रही है, वो एक तरह से आप मानिए कि हम एक बार तो टैक्स देते हैं, अपना जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। जो हम बच्चों की स्कूल फीस दे रहे हैं ना, हम दूसरी बार टैक्स भर रहे हैं। एक भ्रष्ट सरकार होने की वजह से हम दूसरी बार टैक्स भर रहे हैं, क्योंकि जो हमें स्कूल अपने टैक्स के पैसे से मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिल रहे हैं। और जब हमारे भ्रष्ट नेता उन प्राइवेट स्कूलों से मिल जाते हैं, उनके साथ सांठ गांठ में हो जाते हैं, तो उस बढ़ी हुई फीस से हम तीसरी बार टैक्स दे रहे हैं। तो ये हमें सोचना होगा कि देखिए, आखिरकार जो नीतियां हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल चलाने की हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल की रेगुलेशन की हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में फीस की हो, वो हमारी सरकार से जुड़ी हुई हैं। तो होता क्या है कि जैसे मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से हूं। जब हम कॉलेज में होते थे तो यही होता था जी, अच्छे से पढ़ाई कर लो फिर नौकरी करना। किसी एजुकेटेड मिडिल क्लास के व्यक्ति को ना राजनीति से बहुत दूर रहने के लिए कहा जाता है कि राजनीति खराब चीज है, राजनीति से जुड़ना, नेताओं के साथ उठना बैठना। तो हम राजनीति में भागीदारी नहीं करते, हम गवर्नमेंट्स के साथ एंगेज नहीं करते हैं। राजनीति में आना तो बहुत दूर की बात है, हम अपने प्रतिनिधियों पे दबाव भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है राजनीति से तो दूर ही रहना है। लेकिन समस्या क्या है कि हम अगर राजनीति से दूर रहेंगे, हमारी जिंदगी के जो निर्णय हैं, जो हमारी जिंदगी पे असर डाल रहे हैं कि हमारे बच्चों के पास कैसा स्कूल है, हमें कैसा अस्पताल मिलता है, कोविड हो जाएगा तो हमें बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर हम घर से बाहर निकलेंगे हम सेफ हैं कि नहीं, इन सब चीजों पे जो डिसीजंस है ना, वो सारे पॉलिटिशियंस लेते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं। तो जब तक अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति से जुड़ते नहीं हैं, पॉलिटिशियंस पे प्रेशर नहीं बनाते, अपने एमएलएज एमपीज के साथ इंगेज नहीं करते, उन पे दबाव नहीं बनाते, तब तक ग्राउंड पे हमारी जिंदगी में चीजें बदलने वाली नहीं है। तो अगर हमें प्राइवेट स्कूल की फीस पर भी काम करना है, तो मैं एक तो ये है कि हमें अपने स्टेट की राजनीति को तो बदलना ही होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सबसे इफेक्टिव लीवर ऑफ चेंज है, हम आज क्या करें, तो मेरा ये सुझाव है कि अपने एमएलएज पे, अपने एमपीज पे, अपने कॉर्पोरेटर्स पे दबाव बनाइए कि अगर तुम्हारी सरकार ने फीस कम नहीं करवाई ना, तो अगली बार वोट मांगने मत आना। जब हम ये दबाव बनाएंगे तो आप देखिएगा कि वो भी काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू मैम। अगला जो सवाल है वो गोपाल भाई से है। प्रोफेसर उदयन शाह अगर है तो जरा हाथ खड़ा करेंगे, और मेहुल तलाटी जी, इन दोनों की तरफ से ये सवाल है जिसको मैं संक्षिप्त में पेश करूंगा कि ये तो दिल्ली की बात हो गई। दिल्ली में ऐसा है कि छोटा स्टेट है, लेकिन गुजरात जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड स्टेट है, गांव भी है, शहर भी है, छोटे कस्बे भी है। तो इसमें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना और ऐसी शिक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना वो कैसे पॉसिबल है, और इस पे आम आदमी पार्टी का क्या विजन है? આવું વારંવાર સોશિયલ મીડિયામાં અને મીડિયામાં કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ દિલ્હી એક નાનું રાજ્ય છે એટલે ત્યાં તો બધું થઈ શકે, ગુજરાત તો બહુ મોટું છે તો ન થઈ શકે। એનું સીધું ગણિત એવું છે કે ગુજરાત મોટું છે તો એના રિસોર્સ પણ મોટા છે, સરકારની આવક પણ મોટી છે। દિલ્હી સરકારનું બજેટ છે 70,000 કરોડ રૂપિયા એક વર્ષનું, ગુજરાત સરકારનું બજેટ છે 2.25 લાખ કરોડ રૂપિયા એક વર્ષનું। હવે સવાલ એ છે કે બધી જ સ્કૂલો ઓવરનાઇટ એક જ દિવસમાં બદલી તો નથી નાખવાની,
ધીરે ધીરે સ્કૂલો બદલાશે. જિલ્લાઓની અંદર મોડેલ સ્કૂલો 100 મોડેલ સ્કૂલ પહેલા બદલાશે, તો 100 ની પાછળ સરકાર 200 કરોડ રૂપિયા ખર્ચો કરે દાખલા તરીકે. બીજા વર્ષે 200 કરોડ ખર્ચો કરે, ત્રીજા વર્ષે 200 કરોડ ખર્ચો કરે, એવી રીતે 100 5 વર્ષમાં 1000, 2000, 3000 મોડેલ સ્કૂલો સરકાર ઊભી કરી શકે. એટલે એવી કોઈ આમ અઘરી વસ્તુ નથી. જો ઈરાદો હોય, દાનત હોય તો ન થઈ શકે એવી કોઈ અઘરી વસ્તુ નથી. બીજું સૌથી મહત્વનું છે કે સરકાર પાસે જમીન છે. પ્રાઇવેટ સ્કૂલની જ્યારે ચર્ચા કરીએ ત્યારે એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં જમીન સૌથી કોસ્ટલી વસ્તુ હોય છે. જમીન, બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ તો ધારો કે બહુ એવરેજ આવતી હોય છે, પણ સૌથી મોંઘું અત્યારે આખા દેશમાં છે જમીન. સરકાર પાસે તો પોતાની જમીન છે, પૈસા દેવાના નથી. તો સરકાર જ્યારે એક નવી સ્કૂલ બનાવવા માંગે છે અથવા એનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવા માંગે છે, તો સરકારને એનો કોઈ પ્રશ્ન નથી નડતો કે જમીનના પૈસા ક્યાંથી આવશે. જે છે કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ છે. જો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વાઇઝ વાત કરીએ તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એ વન ટાઈમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે. મતલબ એક વખત બિલ્ડિંગ બની ગયું પછી 50 વર્ષ સુધી તો જો સારું બનાવ્યું હોય, ભ્રષ્ટાચાર ન કર્યો હોય, તો 50 વર્ષ સુધી બિલ્ડિંગને કશું થવાનું નથી. આજે મંત્રીઓના બંગલા છે એની કાંકરી ખરતી નથી, સ્કૂલોના પંખાઈ તૂટી જાય છે, દરવાજા તૂટી જાય છે. તો જો સારું કન્સ્ટ્રક્શન કરે તો વન ટાઈમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં કોમ્પ્યુટર્સથી લઈ, ટેબલથી લઈ, બ્લેકબોર્ડથી લઈ આખી જ વ્યવસ્થા ઊભી થઈ શકે. અને ત્યાર પછી જો ઈરાદાઓ હોય, મેડમે જેમ વાત કરી એમ સરકારની ભાવના સારી હોય લોકોને ભણાવવાની અને એક સારા નાગરિક બનાવવાની, તો મને એવું લાગે છે કે બિલકુલ અઘરી વસ્તુ નથી. સરકાર પાસે હ્યુમન રિસોર્સ છે, પૈસા છે, કાયદો તો સરકાર પાસે જ છે, એને કોઈ પરમિશન લેવા જવાની જરૂર નથી. હું સ્કૂલ ખોલીશ તો મારે 100 પરમિશનો લેવામાં 100 જગ્યાએ લાંચ પણ આપવી પડે, તો એ કોસ્ટિંગ પણ આખરે વાલીની ફી ઉપર આવે છે. ક્લાસરૂમનું એક્સટેન્શન માગું વધારો, બાળકનો વધારો માગું, તો એ આખી વસ્તુ એવી છે કે ભાઈ એક ઈમાનદાર માણસ જો સિસ્ટમમાં બેઠો હોય, જે ડિસિઝન મેકર હોય, આપણા માનની નેતાશ્રી જેવા, તો બધું શક્ય છે. મેં એ જ વાત કરી કે ભાઈ અત્યાર સુધી લોકોને કલ્પના નથી થતી કે આવું બનશે કે કેમ. હવે આપણને ભરોસો બેઠો છે કે હા, સરકાર ઈમાનદાર હોય, નેતા ઈમાનદાર હોય, ભણેલો ગણેલો. થોડોક મારે આ વાત આઉટ ઓફ સબ્જેક્ટ છે, તમે પૂછ્યું. બેને એક એમએલએ તરીકે આટલી વાત કરી. આપણે બધા આપણા વિસ્તારના કમસે કમ એમએલએ ને ઓળખતા હશું. આપણી જાતને આપણે પૂછીએ કોઈ એમએલએ આવું ખાલી બોલી શકશે ટેકનિકલ વર્ડ્સમાં, તો એ બધું બહુ સારી સ્કૂલો થઈ જશે એમ માની લઈશું. આટલું તો શિક્ષણ મંત્રી આટલું નહીં બોલી શકે. જ્યારે આપણા વિસ્તારનો એમએલએ શિક્ષણ ઉપર પોતાના 5 વિચારો જ રજૂ નહીં કરી શકે, તો શિક્ષણ બદલાઈ રહ્યું. શિક્ષણ મંત્રીની વાત નથી કરતો, હું તો એમએલએની વાત કરું છું. અને આખો જે સબ્જેક્ટ છે એ સ્કૂલ ઉપર આવ્યો. સ્કૂલથી આગળ છે કોલેજીસ, યુનિવર્સિટીઝ, ડિપાર્ટમેન્ટ્સ કે જ્યાં તમે બેચલર્સ કરો છો, માસ્ટર્સ કરો છો. એની તો હજુ ચર્ચા જ બાકી છે. હજુ તો સ્કૂલમાં આપણા બધાની ગાડી ફસાઈ ગઈ છે કે સ્કૂલનું શું થશે. હવે સ્કૂલનું પતશે, કઈ સારી સરકાર આવશે, 20 વર્ષે સ્કૂલનું પતે પછી યુનિવર્સિટીઓ પર ચર્ચા થશે કે એનું શું થશે. એટલે મારું એટલું જ કહેવાનું છે કે આ હવાઈ વાતો છે કે ગુજરાત તો બહુ મોટું છે તો એની આવક પણ મોટી છે, હ્યુમન રિસોર્સ પણ ખૂબ મોટો છે સરકાર પાસે, અને સરકારની કેપેસિટી પણ ખૂબ મોટી છે અહીંયા કરતાં. ત્યાં એક સેમી ગવર્મેન્ટ ટાઈપ ગવર્મેન્ટ છે, અહીંયા ફૂલ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ છે, તો અહીંયા થોડાક એક્સ્ટ્રા પાવર છે, ફૂલ પાવર છે. સરકારમાં સારો માણસ હશે તો એક સપનાની જેમ વાસ્તવિકતાની અંદર પણ આ બધું થઈ શકે એમ છે. અને આમ આદમી પાર્ટીનું પણ એ જ વિઝન છે કે એક વખત લોકો પાર્ટી ઉપર ભરોસો મૂકી અને એક વખત ચાન્સ આપશે તો જોઈ લેશે. ચૂંટણીઓ એવું નથી કે એક વખત આવશે પછી બિલકુલ બંધ થઈ જવાની છે. બીજી ચૂંટણીમાં મત નહીં આપે, જેમ માનની નેતાશ્રી કહે છે કે ભાઈ કામ ન કર્યું હોય તો મત ના આપશો. એટલે આમ આદમી પાર્ટી એવું માને છે કે ગુજરાતમાં ખૂબ પોટેન્શિયલ છે. સારા લોકો જો ઇલેક્ટ થાય છે, ચૂંટાય છે તો થઈ શકે તેમ છે. થેન્ક યુ. आभार गोपाल भाई. इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि अगर आप गुजरात को देखिए तो गुजरात अपना सिर्फ 14% बजट एजुकेशन पे लगाता है, जो पूरी नेशनल एवरेज से भी कम है. नेशनल एवरेज भी 15.5% है जो हर स्टेट अपना बजट एजुकेशन में लगाते हैं. तो अगर गुजरात की सरकार भी दिल्ली की तर्ज पर 25% बजट अपना एजुकेशन पे लगाए तो डेफिनेटली उससे सुधार आएगा. तो अगर आप बजट भी देखिए गुजरात का बजट दिल्ली से बहुत ज्यादा है. दिल्ली से 4 या 5 गुना गुजरात के स्टेट का बजट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी स्टेट है. उसका अगर 25% गुजरात की सरकार स्कूलों पे लगाए, यूनिवर्सिटीज पे लगाए, कॉलेज पे लगाए, तो मैं आपको यहाँ पे पत्थर पे लिख के दे सकती हूँ कि डेफिनेटली स्कूलों में सुधार आएगा, कॉलेज में सुधार आएगा. लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी सरकारें वो बजट लगा रही हैं?
या कहां जा रहा है हमारी सरकार का पैसा? हमारे स्कूलों में जा रहा है कि हमारी नेताओं की जेब में जा रहा है? दैट इज द क्वेश्चन. ખૂબ ખૂબ એક વસ્તુ મારે ઉમેરવી છે કે ભાઈ દિલ્હી નાનું રાજ્ય છે તો થઈ શકે છે, ગુજરાત મોટું છે ના થઈ શકે. આપણે બધા ગુજરાતમાં એવા કેટલાય ધારાસભ્યોને, પૂર્વ ધારાસભ્યોને, સાંસદ સભ્યો, પૂર્વ સાંસદ સભ્યોને ઓળખીએ છીએ જેમની પોતાની માલિકીની સ્કૂલ છે. આપણને બધાને ખ્યાલ છે, કોઈને ઓળખીએ. એમની માલિકીની સ્કૂલ આટલી સારી હોય તો એ જ્યારે મંત્રી હોય ત્યારે સરકારી સ્કૂલ સારી કેમ ન બનાવી શકે? આ તો નિયતનો પ્રશ્ન થઈ ગયો. એમપી પોતે જો સ્કૂલ બનાવે તો બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ સ્કૂલો બને. એ જ એમપી સરકારમાં હોય ત્યારે સરકારી સ્કૂલ સારી કેમ ન બને? તો સવાલ છે પૈસાનો, રિસોર્સનો છે જ નહીં, નિયતનો પ્રશ્ન છે કે હું મારી પોતાની બનાવું તો 5 સ્ટાર સ્કૂલ કોલેજ બનાવું. આજે કેટલાય ધારાસભ્યો, સાંસદ સભ્યોની કોલેજો છે, આપણને બધાને ખબર છે. પબ્લિકલી નામ બોલવું યોગ્ય નથી, પણ ખ્યાલ બધાને છે કોની કોલેજ ક્યાં આવી છે, કોની યુનિવર્સિટીઓ ક્યાં છે. એની માલિકીની સારી, સરકારની ખરાબ. એ જ માણસ સરકારમાં પણ છે ને એ જ માણસ ઓનર પણ છે. તો સવાલ નિયતનો છે. સ્ટેટ મોટું હોય એનાથી કઈ બહુ મોટી વસ્તુ મેટર નથી કરતી. હવે ઈશુભાઈને છે હવે પછીનો સવાલ. આપે મહામંથનના માધ્યમથી આ મુદ્દો ઘણી વખત ઉપાડેલો પણ છે, પણ હવે જ્યારે આપ એક રાજકીય પાર્ટીમાં છો અને આવનારા સમયમાં એડમિનિસ્ટ્રેશનની જવાબદારી પણ આવશે, તો અત્યારે હમણાં આપણે અહીંયા હેમંત શાહ સાહેબ છે, એમણે ઘણું બધું શિક્ષણના વિશે રિસર્ચ કરેલું છે. 18,000થી વધારે શિક્ષકોની અછત છે અત્યારે ગુજરાતની અલગ અલગ સરકારી શાળાઓમાં. 4,000-5,000 શાળાઓ એવી છે જેમાં ફક્ત 1 શિક્ષક છે, બીજી 4-5,000 છે એમાં 2 શિક્ષકો છે, ત્રીજી 4-5,000 શાળાઓ છે એમાં ફક્ત 3 શિક્ષકો છે. એક ઓરડાની પણ આપણે શાળાઓ છે. અને સાહેબે જે પ્રમાણે રિસર્ચ કરેલું છે એ પ્રમાણે ગણીએ તો સાહેબ 90,000થી વધુ શિક્ષકોની આઈ થિંક અછત છે. તો આના આ બજેટમાં, અને સરકાર એવું કહે છે કે એમની પાસે પૈસા નથી એટલે આ કામ નથી થઈ શકતું. વિદ્યા સહાયકોની ભરતી 4 વર્ષથી નથી આવી. ટેટ પાસ કરીને લગભગ 50,000 ઉમેદવારો છે એ રાહ જોઈ રહ્યા છે. તો આવનારા સમયમાં આમ આદમી પાર્ટીનું શું વિઝન છે આ મુદ્દે? બિલકુલ, બહુ જ સારો. સાહેબને તો બહુ આર્ટિકલ્સ મેં વાંચ્યા પણ છે ને, ખૂબ અમે અંગત મિત્રો છીએ, એમને બહુ બધાને ખૂબ ચર્ચા પણ આ મામલે કરેલી છે. ગોપાલભાઈ હમણાં વાત કરી કે નિયતની વાત છે. નિયત સાફ હોવી જોઈએ. 31,000 કરોડ, હું ભૂલતો ન હું તો गुजरात का बजट है 31,000 करोड़, यानी कि दिल्ली नो हाफ बजट टोटल नो एटલું તો એજ્યુકેશન પાછળ એ લોકો ફાળવે છે. પણ મોટા ભાગનું સર્વ શિક્ષા અભિયાનમાં કરપ્શનમાં જાય છે. જેમ ગોપાલભાઈ કહ્યું કે મંત્રીની જે બંગલો છે એ કેમ નથી પડતું? તમે જુઓ, નવો મંત્રી આવ્યો એટલે બધાના માટે ઇનોવા કાર આવી. રૂપિયાની કમી હોય તો ઇનોવા ક્યાંથી આવે? બહુ નેચરલ છે. આજે હું એમ કહું છું કે ગામ આખામાંથી આપણે ઉઘરાવીએ કે રૂપિયો આપજો, આપણે ગામ ચલાવવા માટે કંઈ આપણી પાસે છે નહીં, અને ગામ આખું એમને ઉઘરાવી પસીનાથી કમાણી કરીને ગામ આખી એને રૂપિયા આપે કે 2 લાખ રૂપિયા તને ચલો વાપરજે સારી રીતે, એ 2 લાખ રૂપિયાને પોતે બંગલો બનાવી લે તો પછી રૂપિયા ક્યાંથી આવે? સવાલ છે નિયતનો. આ જ બજેટમાં સારામાં સારી સ્કૂલો થઈ શકે. હું એમ કહું છું કે આજે અમદાવાદનો બાળક, મારા પોતાના સંતાનો છે, મારે સરકારી સ્કૂલમાં મોકલવા, ચાલો ક્યાં સરકારી સ્કૂલ સારી અંગ્રેજી મીડિયમની દેખાડો મને. અમદાવાદમાં સારી સ્કૂલ ક્યાં છે? ઇંગ્લિશ મીડિયમની છે કોઈને? નથી. શું કામ નથી? જો એ ચાલુ કરે તો નેતાઓની સ્કૂલો છે એ બંધ થઈ જાય. આજે મેં પોતે કોરોના કાળમાં, તમે વિચાર કરો સરકારની નીયત કેટલી નકામી છે. કોરોના કાળમાં મેં એવું કહ્યું કે 25 ફી ઘટવી જોઈએ, 50% ઘટવી જોઈએ, 50% ઘટવી જોઈએ. મેં પોતે આંદોલનની જેમ આખું માહોલ ઉપાડ્યો હતો. સરકારે કશું ન કર્યું એટલે છેલ્લે મારે સંચાલકોને હાથ જોડીને વિનંતી કરવી પડી. मेरी कहने पे 120 करोड़ रुपया ऑन पेपर है मेरे पास. संचालकों ने मेरे कहने पे माफी दी थी. 120 करोड़. मैं तब जर्नलिस्ट था, मैंने उनको हाथ जोड़ी थी. पटेल साहब ने खबर है बराबर. 120 करोड़ रुपया माफी मैं પોતે જાતે કરાવડાવી. સરકારે કીધું નહીં થાય. પછી એક સ્થિતિ આવી કે મેં સતત પ્રોગ્રામો કીધા કે આ ફી કેમ માફી ન થાય. આજે હું એમ કહું છું કે જે સ્કૂલમાં પંખો નથી ચાલતો, લાઇટ નથી ચાલતી, બધું બંધ છે, તો સ્કૂલ ફી માફી કેમ નથી કોરોનામાં? પછી 25% ફી માંડ કરીને માફી કરી. સવાલ એ છે કે એનો પણ નોટિફિકેશન ના આવ્યું, હજી પણ વાલીઓ અટવાયા છે. સવાલ નિયતનો છે. આજે હું કહું છું અમદાવાદમાં સારામાં સારી દર 3 કિલોમીટરે અંગ્રેજી મીડિયમની શાળા હોય, જમીન તો છે આપણી પાસે પૂરતી,
દર 3-4 કિલોમીટર 100 સ્કૂલો શરૂ કરવામાં આવે. હું એમ કહું છું બધી દુકાનો હું બંધ કરાવડાવી દઉં એક જ વર્ષની અંદર. છે તાકાત આપણામાં. પણ સવાલ એ છે કે એ એજ્યુકેશન માટે નિયત તો સાફ હોવી જોઈએ. એજ્યુકેશન માટે ક્યાં બજેટ વપરાય છે? આજે હેમંતભાઈને ખબર છે બજેટ ક્યાં વપરાય છે. 31-32 હજાર કરોડ રૂપિયાનો બજેટ છે. અચ્છા, ભરતી કોઈ નથી કરતા એવું કે છે રૂપિયા નથી. 40% એવા છે જે ગ્રાન્ટો વપરાણી નથી, પાછી લેપ્સ થઈને પાછી ગઈ છે. તમારામાં વિઝન ક્યાં છે? ગ્રાન્ટ ક્યાં વાપરવાય છે? અને હું એમ કહું છું કે ચાલો હમણાં જે વાત કરી હમણાં ગોપાલભાઈ કે આતિશસિંહજીએ જે વાત કરી ટેકનિકલ શબ્દોમાં, હું તમામને મંત્રી મુખ્યમંત્રીને ચેલેન્જ આપું છું કે આવે મારી સાથે ડિબેટમાં. હું પુરાવા લઈ લઉં, એ પુરાવા લઈ લે. જો એ પુરાવા ન થઈ શકે તો આખી જિંદગી રાજનીતિ છોડી દઈશ. બોલો. સવાલ એ છે કે તમારામાં નિયત નથી, તમારામાં વિઝન નથી, તમારે કંઈ કરવું નથી. અને એને વસ્તુ જયારે ચૂંટણી આવશે ત્યારે લોલીપોપ આપીને પાછા વયા જશે. અત્યારે ભરતી કરી LRDની, બિન સચિવાલયની ભરતીમાં છોકરાઓની ઉંમર પૂરી થઈ ગઈ. આજે હું બહુ પર્સનલી એક વર્ડ્સ વાપરીશ, માફ કરજો. શહેરોમાં અને ગામડાઓમાં મુન્નાઓને સગાઈ નથી થતી ને એની જવાબદાર સરકાર છે. મુન્નો કે એની મમ્મી પપ્પા નથી. મુન્નો બિચારો રૂપાળો છે, સારો છે, પણ એને ભણતર કરી પણ છોકરી નથી મળતી. શું કામ? તો કે નોકરી નથી મળતી. નોકરી ભરતી આવતી નથી. ખાનગીમાં તો સગાવાલા જ ગોઠવાય છે. તમે જુઓ બધી જગ્યાએ સગાવાલા ગોઠવાય છે. મેં આખો સિરીઝ કરેલી, જર્નલિસ્ટ હતો ત્યારે. એક જિલ્લો એવો નથી જ્યાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના નેતાઓની સ્કૂલો ન હોય. મારી પાસે લિસ્ટ છે એનું, આપણે નામ નથી લેવું. જો તમારી દુકાનો ચાલુ રહેવાની છે તો તમે સારું શું કરી શકવાના છે? હું જે વ્યવસાયમાં હું એમ કહું છું કે જે પણ વ્યવસાયમાં મારે મંત્રી હોઉં તો મારે એ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ને એવા બધા આપણા નેતાગણ એવું કહીને ગયા છે કે એ વ્યવસાયમાં આપણું કોઈ હિત ન હોવું જોઈએ. સોગંદ તમે શેના ખાઓ છો? શપથ તમે શેના ખાઓ છો? શપથ ખાઓ છો એનો 1% પણ પાલન નથી કરતા. અને તમે સિમ્પલી જુઓ, આ તો તમે એજ્યુકેશનની વાત કરી. 40,000 કરોડ રૂપિયા આદિવાસીઓના ઉત્થાન માટે વપરાણા વનબંધુ યોજના અંતર્ગત. આદિવાસીઓ ત્યાંના ત્યાં છે. હમણાં હું એક આદિવાસીઓના ઘરોમાં ગયો હતો અને જેટલા પણ આદિવાસીના નેતા છે ભાજપના, એના બંગલાઓ બની ગયા છે. કેમ? એ મજૂરી કરવા ગયા છે. સિમ્પલ દેખાય છે. એટલે આ લાગણીઓથી મત મેળવવું. આતિશજીએ ખૂબ સારી વાત કરી कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, किस तरह से नेता चाहिए. हमें सोचना पड़ेगा अपने बच्चे का भविष्य क्या है. હું એમ કહું છું કે લંડન ને યુકેમાં અમેરિકામાં બાળકો અત્યારે ટોપ મોસ્ટ કંપનીઓ છે એમાં છે કોના? આજે ટ્વિટર ઉપર પણ આપણા આવ્યા, હમણાં ભારતીય આવ્યા કે ન આવ્યા? આપણામાં ટેલેન્ટ તો છે, આપણે સંઘરી નથી શકતા, આપણે એને રાખી નથી શકતા. આજે દરેક યુવાન છે. અમેરિકામાં તમે અમેરિકા કે કેનેડાની ફાઇલો કાઢો, મોટા ભાગના આપણે યુવાનો છે જે અમેરિકા અને કેનેડા ભાગી જવા માંગે છે, ઓસ્ટ્રેલિયા ભાગી જવા માંગે છે. ભારત રહેવા તૈયાર નથી, અમદાવાદ તૈયાર રહેવા નથી. શું કામ? કારણ કે અહીંયા વ્યવસ્થા જ નથી. કોણ રહેશે? ભાવિ પેઢી ક્યાં જશે? તો એના માટે વિઝન હોવું જોઈએ અને એ એજ્યુકેશનથી થાય. અને જો આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવશે ને તો 2 વર્ષની અંદર અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ તો ઠીક છે, એક એવું શહેર નહીં હોય કે જ્યાં ટોપ ક્લાસ DPSને ટક્કર મારે એવી અંગ્રેજી મીડિયમની શાળાઓ નહીં હોય, ગુજરાતી મીડિયમની શાળાઓ નહીં હોય. આ અમારો ધ્યેય છે, લક્ષ્ય છે. અને ગોપાલભાઈ કીધું ને અરવિંદજીએ પણ કહ્યું છે કે અગર हमने काम किया है, एक बार मौका दीजिए. काम अगर नहीं होता है तो दोबारा मत दीजिए. અમે મત ન આપતા, અમે કહીએ છીએ મત ન આપતા, પણ એક વખત તમે 27 વર્ષથી ભાજપને આપ્યો છે, કેટલાક લોકોએ કોંગ્રેસને આપી છે. એકવાર આમ આદમીને આપીને દેખાડો, અને જો અમે કામ ન કરી શકીએ તો બીજી વખત અમને તમે ગડવાય ન દેતા. આ બહુ ક્લિયર વાત છે. आभार ईशु भाई. अभी गोपाल भाई ने जिसका जिक्र किया था, एक्चुअली नेक्स्ट सवाल ही वही था. प्रोफेसर मनीष आचार्य जी है और मनोज खत्री जी है यहाँ पे, जरा हाथ ऊंचा कर देना. इन लोगों का ये सवाल है कि दिल्ली सरकार ने प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के फील्ड में तो अच्छा काम किया है, मतलब स्कूली शिक्षा जिसको बोलते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन है, उसमें आम आदमी पार्टी का क्या विजन है और दिल्ली में उस क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहे हैं वो. क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि मोर देन 50%, 50% से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो उच्च शिक्षा के साथ जुड़े हुए कॉलेज में प्राध्यापक है. I
आश्री, आपकी बात सही है कि अक्सर हम जब बात करते हैं तो स्कूलों के बारे में ही बात करते हैं। हायर एजुकेशन में क्या हुआ है, क्या सोच है, उस पर थोड़ी कम बात होती है। और जैसे गोपाल भाई ने भी कहा कि इतना उलझा के हमें स्कूलों में ही रखा हुआ है कि हम वहां की बात तक कई बार पहुंच नहीं पाते, कि हमें लगता है कि भाई अगर बच्चे को पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो हम हायर एजुकेशन के बारे में क्या सोचेंगे। तो एक तो सबसे पहले दिल्ली में हमने एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन कैसे हो सकती है, तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स, जो एग्जिस्टिंग हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जिसमें दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, NSUT जैसी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक बहुत बड़े स्केल पे हमने एक्सपेंशन किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो दिल्ली सरकार में सबसे इंटरेस्टिंग काम किया है हायर एजुकेशन को लेके, वो सिर्फ हमारी मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं किया, बल्कि अलग अलग तरह की क्या यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं जिनका हम सपना देख सकते हैं, उस पे दिल्ली सरकार ने काम करना शुरू किया है। सबसे पहले हमने दिल्ली सरकार में एक दिल्ली फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी खोली है, जो सिर्फ मेडिसिन में जो हम डॉक्टर्स बना रहे हैं उस पे नहीं, पर उसके जो सारी एलाइड मेडिकल रिसर्च होती है उस पे फोकस करती हुई हमने, मुझे लगता है, देश की एक पहली यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है। दूसरा, और मैं मानती हूं कि ये हमारा काफी एक इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जिसको हमने पिछले 1-1.5 साल में शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने शुरुआत की है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की। अक्सर स्किलिंग को एक ऐसा शब्द माना जाता है, स्किलिंग एक ऐसा शब्द है जो स्टार्टअप्स की तरह है, जो इस्तेमाल तो बहुत होता है लेकिन रियलिटी में होता कुछ नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि स्किलिंग के नाम पे जो सारे कोर्सेज होते हैं, कि हमारी स्पीच उनकी जेब में रिपीट हो रही थी तो स्किलिंग के नाम पे अगर आप देखिए, देश भर में अलग अलग कोर्सेज के नाम पे टारगेट्स होते हैं कि हमें इतने बच्चों को स्किल करना है, इतने बच्चों को स्किल करना है, इतने बच्चों को स्किल करना है, और हम स्किलिंग करते भी हैं। लेकिन उस स्किलिंग के बाद भी वो स्टूडेंट्स वहीं के वहीं खड़े होते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी फिर भी जीरो होती है, उनका फ्यूचर फिर भी वहीं पे जीरो पे खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, हमारी पूरी जो टेक्निकल एजुकेशन है, खासकर हमारे ITIs, हमारे पॉलिटेक्निक्स जो स्किल एजुकेशन देते हैं, उनमें समस्या क्या है कि पूरी दुनिया में जो स्किलिंग और हायर एजुकेशन है वो आपकी मार्केट और आपकी इंडस्ट्री से लिंक्ड है, कि जो मार्केट की रिक्वायरमेंट होगी, जो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट होगी, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी, उसके आधार पे हम हायर एजुकेशन करते हैं। लेकिन भारत में आजकल हम ऐसे भी कोर्सेज पढ़ाते हैं जो मार्केट से बिल्कुल गायब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले हमने उसके एक प्रोफेसर को नौकरी दे दी थी, और वो क्योंकि अब एक परमानेंट प्रोफेसर हमने हायर कर लिए हैं, इसलिए चाहे वो कोर्स अब रेलेवेंट हो या ना हो, उसको पढ़ाए जा रहे हैं। या 10 साल पहले हमने उसकी लैब इक्विपमेंट खरीद ली थी, उसकी मशीनें खरीद ली थी, लेकिन हो सकता है कि आज वो मशीनें मार्केट से चली गई हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उसके कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी को इस तरह से इन्विजन किया है कि वहां पर हम मार्केट और इंडस्ट्री से लिंक्ड कोर्सेज पढ़ाते हैं। कि जैसे जर्मनी में हम सुनते हैं कि जो वहां के स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं वो 70-30 मॉडल पे चलते हैं, कि 70% टाइम स्टूडेंट्स अपना इंडस्ट्री में बिताते हैं और 30% टाइम अपना क्लासरूम में बिताते हैं। उसी आधार पे हम दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे जो अभी हमने 12 नए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू किए हैं, उस कोर्स का डिजाइन बनाने वाले वो लोग नहीं हैं जो एक सिर्फ AC कमरे में बंद हैं। अगर डिजिटल मीडिया और डिजाइन का कोर्स बना है तो दिल्ली की बड़ी बड़ी एड एजेंसीज में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स ने उसे डिजाइन किया है। अगर हमने अपने यहाँ पे बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का ई-कॉमर्स में कोर्स डिजाइन किया है, तो सबसे बड़ी जो लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स की कंपनीज हैं, उनके सीनियर लोगों ने वो कोर्सेज डिजाइन किए हैं। तो जब हमारे बच्चे ये कोर्सेज पढ़ के बाहर निकलते हैं, यही कंपनियां उनको इंटर्नशिप देने के लिए तैयार खड़ी हैं, यही कंपनियां उनको हायर करने के लिए तैयार खड़ी हैं। जो हमारा रिटेल का कोर्स हमने डिजाइन किया है, उस कोर्स में पहले दिन से
50% कंपोनेंट स्टूडेंट्स का क्लासरूम में है और 50% कंपोनेंट इंडस्ट्री में है, अपने जहां पे वो आगे जाके नौकरियां करने वाले हैं। तो हम अपने स्टूडेंट्स को अपनी हायर एजुकेशन के माध्यम से ऐसे तैयार कर रहे हैं कि वो एक्चुअली जाके मार्केट में जाके इकोनॉमी में जाके सक्सेसफुल हो सके। पर सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम सिर्फ उन्हें जॉब ओरिएंटेड और मार्केट ओरिएंटेड तैयारी करा रहे हैं, हम ऑन द अदर हैंड अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च ओरिएंटेड भी बना रहे हैं। हमने स्टूडेंट्स को और टीचर्स को जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हैं उन्हें रिसर्च में इनकरेज करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक ये प्रोग्राम चलाया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो अपनी पीएचडी कर रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, या कोई भी हमारे इंस्टीट्यूट में कोई टीचर हो, वो अगर कहीं से भी रिसर्च ग्रांट लेके आते हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो दिल्ली सरकार उनको मैचिंग ग्रांट देगी कि उनको डबल फंडिंग मिल पाए अपनी रिसर्च के लिए। सो हमारा सपना हायर एजुकेशन को लेके ये है। सबसे पहले तो मैं मानती हूं कि जो मैंने अपनी पिछली बात में शेयर किया कि हमारे बच्चे जो हमारे स्कूल और हमारी एजुकेशन से निकले, एक एंटरप्रेन्योर बनने के माइंडसेट से निकले कि वो सिर्फ खुद नौकरी ढूंढे नहीं, वो खुद इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाले बने। ये एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारी हायर एजुकेशन का, जिसके लिए हमने एंटरप्रेन्योरशिप और अपने इनक्यूबेटर्स अपनी सारी यूनिवर्सिटीज में बनाए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हम अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट और इंडस्ट्री की फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हमारे स्टूडेंट्स मार्केट रेडी और इंडस्ट्री रेडी निकले। और ना सिर्फ आज की मार्केट और इंडस्ट्री के हिसाब से, हम अपने कोर्सेज डिजाइन कर रहे हैं आने वाले 10 साल में मार्केट और इंडस्ट्री कहां जाने वाली है, उसके हिसाब से हम अपने स्टूडेंट्स को आज तैयार कर रहे हैं। और तीसरा, तो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे मार्केट रेडीनेस हो, एम्प्लॉयबिलिटी रेडीनेस हो, और तीसरा हमारे स्टूडेंट्स ही रिसर्च में आगे बढ़ें, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो प्योर साइंसेज हो, और उसको इनकरेज करने के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को रिसर्च ग्रांट्स देते हैं। जहां से भी वो अगर ग्रांट लेके आते हैं, दिल्ली सरकार उतना ही मैचिंग ग्रांट उनको देती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट रेडीनेस और रिसर्च, ये एक तरह से 3 हमारे पिलर्स हैं हमारे हायर एजुकेशन के। थैंक यू। अभी जैसे न्यूज में काफी देखने को मिलता है और अभी भी कोरोना का खतरा जैसे टला नहीं है। एक चीज और मैं कहूंगी, आई थिंक ये दूसरा जो हमारा एक सपना है, हम अपने सारे जो भी स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, जो हमारे हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हैं, अभी हम स्कूलों में भी, हमने एक शुरुआत करी है समथिंग कॉल्ड देशभक्ति पाठ्यक्रम की। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ लिख के सक्सेसफुल हों। हम ये मानते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ लिख के सक्सेसफुल तो हों ही, लेकिन देश के लिए कुछ करने की मानसिकता से निकले। क्योंकि कुछ दिन से, जब से ट्विटर के नए सीईओ एक भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीम चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो मुझे लगता है हम सब के लिए बहुत रेलेवेंट है। उस मीम में सारे जो इंडियन सीईओज हैं, गूगल का सीईओ, ट्विटर का सीईओ, सबकी फोटोज दी हुई हैं, और उसमें नीचे ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। राइट? तो अभी के दिन में जो हमारे पढ़े लिखे बेस्ट टैलेंट हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं, हमारा देश उनमें इन्वेस्ट करता है, हमारा समाज उनमें इन्वेस्ट करता है, और वो अमेरिका के जीडीपी में जाके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम ये भी मानते हैं कि अपने बच्चों को टैलेंटेड बनाने के अलावा उनमें देश के प्रति एक मानसिकता भी जागरूक करने की जरूरत है कि वो सिर्फ ये ना सोचें कि हमें कितनी बड़ी सैलरी और हमारे पेचेक में कितने जीरोस लगेंगे, वो ये भी सोचें कि हम जिस बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़ के बाहर निकले हैं, यहां से निकलकर हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, इस देश की डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू। बात हो रही थी कि बार बार स्कूल बंद करने पड़ते हैं, चाहे वो कोरोना का रीजन हो, पोल्यूशन का रीजन हो। तो इसमें ऐसा होता है कि एक बार सेट हो गई सारी प्रक्रियाएं, सारी रिदम में स्कूल चल रही है, उसके बीच में ये रुकावट आती है, तो
क्या ये बैरियर जैसा नहीं लगता है कि वापस बंद करना है, वापस शुरू करना है? और उसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन, ऑनलाइन एजुकेशन। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन अब वास्तविकता बन चुका है और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? और अगर हाँ, तो इसको और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं ताकि वो रियल एजुकेशन की तरह ही हमको उसकी जो भी असर है, उसके परिणाम जो है हमको मिल सके? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन पे पिछले साल 1.5 साल से बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल बंद रहे हैं। और बहुत ये भी बात हुई है कि अब आगे चलते हुए भी ऑनलाइन एजुकेशन शायद फ्यूचर का तरीका है। लेकिन पर्सनली मैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेके मेरे मन में तो बहुत सवाल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चे कितना पढ़ पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, वो तो एक सच्चाई है ही। हम सब ने अपने घरों में अपने बच्चों को देखा है कि वो वीडियो ऑफ कर देते हैं, साउंड ऑफ कर देते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ये सबने देखा है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा क्लास डिवाइड है कि टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो बच्चे एक तरह से इंडिया और भारत के बीच में डिवाइडेड हैं। और मैं ये अक्सर देखती हूं कि मैंने अपने ही जैसे परिवार में देखा है, मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, एक 8th स्टैंडर्ड में है, एक 3rd स्टैंडर्ड में है। उनकी ऑनलाइन एजुकेशन में पिछले 2 साल में बिल्कुल भी पढ़ाई बाधित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनकी बड़ी बेटी के पास अपना एक लैपटॉप है, छोटे बेटे के पास अपने मदर का आईपैड रहता है, दोनों की क्लासेस एक समय पे रखती हैं, एक को एक कमरा मिलता है, दूसरे को दूसरा कमरा मिलता है, अनइंटरप्टेड ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है। दूसरी तरफ आप जाइए दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास, जो अक्सर एक कमरे के मकान में पूरा परिवार रहता है। आप इंटरनेट छोड़ दीजिए, डिवाइस छोड़ दीजिए, घर में अगर 2 या 3 बच्चे हैं, उनके पास घर में बैठ के पढ़ाई करने की जगह तक नहीं होती है। हम क्या ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं? अक्सर घरों में सिर्फ एक फोन होता है, वो भी पिताजी के पास, जो दिन में काम करने जाते हैं। तो दिन में जब क्लास चल रही होती है तो बच्चों के पास फोन अवेलेबल नहीं होता। अगर अवेलेबल भी होता है तो ज्यादा से ज्यादा एक बच्चे के पास अवेलेबल होता है। फोन भी अवेलेबल हो तो ज्यादातर घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होता। मोबाइल पे बात हम जब खुद करते हैं तो 3-3 बार बीच में फोन कट जाते हैं। उसी इंटरप्टेड नेटवर्क कनेक्शन पे बच्चा जब अपनी पढ़ाई करता है तो टीचर की आधी बात सुनाई देती है, आधी बात नहीं सुनाई देती है। तो ये हमारे देश की सच्चाई है। और ये तो मैं दिल्ली की बात कर रही हूं, जहां पे फोन भी ज्यादा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, तो परिवारों में ज्यादा डिवाइसेस भी हैं। जब दिल्ली में ये हाल है तो आप सोच लीजिए कि हम जैसे गुजरात के गांव के स्कूल की बात कर रहे थे, अगर हम गुजरात के किसी भी गांव में चले जाएं तो वहां पे क्या इंटरनेट, क्या डिवाइस, क्या ऑनलाइन एजुकेशन होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें, ये बात बिल्कुल सही है कि कभी कोविड की वजह से, कभी प्रदूषण की वजह से हमें ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन मैं ये मानती हूं कि अभी हमारा देश उस स्थिति परिस्थिति से बहुत दूर है जहां पर हम वास्तविक तौर पे बच्चों को, और हर बच्चे को, देखिए आप 10%, 15% बच्चों को तो दे पाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन एक क्लासरूम में जब बच्चा आता है तो हर बच्चा बराबर होता है, हर बच्चे को एक जैसा क्लासरूम मिलता है, हर बच्चे को एक जैसी टीचर मिलती है। तो अगर हमें ये एजुकेशन देनी है तो उस एजुकेशन को हम ऑनलाइन देने से तो फ्रैंकली बहुत दूर हैं। और इसलिए भी मुझे लगता है कि हमें, सरकारें भी, कई बारी न्यायालय भी बहुत जल्दी में होता है स्कूल बंद करने के लिए कि भाई ये हो गया स्कूल बंद कर दो, ये हो गया स्कूल बंद कर दो। लेकिन हमें स्कूल बंद करने की जो कॉस्ट है, उन बच्चों की जिंदगी पर जो कॉस्ट है जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिनके फ्यूचर पर भी ये कॉस्ट आएगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब उनके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस पे कितनी अच्छी वो जॉब्स कर पाएंगे, इस कॉस्ट के बारे में भी हमें जरूर सोचना होगा, क्योंकि ये एक बहुत रियल इम्पैक्ट है जो स्कूल बंद करने से बच्चों की जिंदगी में होता है। आजकल हम देखते हैं कि स्कूली बच्चों के और कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके सुसाइड के रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी वजह की, उनके पीछे की वजह यह रहती है कि उनके स्कूल टाइम में, जैसे कि हैप्पीनेस करिकुलम की बात हो गई,
कला, साहित्य, स्पोर्ट्स, इनकी वैल्यू नहीं है या उनका इंपॉर्टेंस नहीं है। गुजरात की हम बात करें तो मेन सब्जेक्ट के टीचर्स ही नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो संगीत के या कला के या साहित्य के या फिर स्पोर्ट्स की टीचर्स की तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। तो दिल्ली सरकार ये जो एक्स्ट्रा जो भी प्रवृत्तियां हैं, मतलब कला हो गया, साहित्य, संगीत है, व्यायाम है, इसको लेकर भौतिक सुविधाएं क्या क्या सरकार ने की है और उसको और अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए सरकार ने क्या किया है, अगर उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें। देखिए, एक तो हम ये मानते हैं कि चाहे म्यूजिक हो, चाहे आर्ट हो, चाहे डांस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, एक तो इसको एक्स्ट्रा नहीं कहना चाहिए। ये हमारी शिक्षा का मेन स्ट्रीम हिस्सा है। इसलिए भी क्योंकि अगर मैं अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में सोचूं तो मैंने ज्योग्राफी की क्लास में क्या सीखा था, साइंस की क्लास में क्या सीखा था, अलजेब्रा की क्लास में क्या सीखा था, शायद मुझे याद भी नहीं है, शायद मेरी जिंदगी में कभी काम भी नहीं आया। लेकिन हमने स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या सीखा था, एक टीम में थिएटर एक साथ करते हुए क्या देखा था, म्यूजिक और डांस सीखते हुए क्या सीखा था, हमने उसमें क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा, टीम वर्क में काम करते हुए सीखा, स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करने में जो सीखा, वो तो मैं मानती हूं कि आज भी हमारी जिंदगी में बहुत काम आता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स और इन सबको एक्स्ट्रा करिकुलर तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। हमारी ये कोशिश रही है सबसे पहले कि इनको हमारे जो हम मेन सब्जेक्ट्स मानते हैं, एक तो उनका हिस्सा बनाया जाए। तो जैसे मैंने एक फोटो में दिखाया भी था, एक हिंदी की क्लासरूम में एक रोल प्ले चल रहा था बच्चों का। तो हम कैसे आर्ट को, डांस को, म्यूजिक को, कैसे जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, उनको हम कैसे उनमें शामिल कर सकें। तो हमने ये एक शुरुआत करी है कि थिएटर खासकर लैंग्वेज टीचिंग में कैसे शामिल हो सकता है, सोशल साइंस टीचिंग में कैसे शामिल हो सकता है, उसकी बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हमने आर्ट में, थिएटर में अपने सब्जेक्ट टीचर्स की करवाई है कि वो कैसे इन सारी एक्टिविटीज को अपनी क्लासरूम में शामिल कर सके। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखिए इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज ऑल्सो, कि क्या फैसिलिटीज है इन सब चीजों को करने के लिए, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए खासकर दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़े स्केल पे इन्वेस्ट किया है और हमने अपने गवर्नमेंट स्कूलों में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दी हैं। इनफैक्ट वो फोटोज इस स्लाइड में, आई डोंट नो फिल्म में थी कि नहीं थी, पर अब हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के कई स्कूलों में, आई थिंक एटलीस्ट 30 स्कूलों में ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स हैं। जैसे ओलंपिक्स में जिस साइज के स्विमिंग पूल्स होते हैं, वो हमारे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के पास उनका एक्सेस है। मैं सोचती हूँ, मैं तो खुद दिल्ली के एक बहुत बड़े और नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, लेकिन हमारे स्कूल में तो सवाल ही नहीं होता था कि मैंने भी स्विमिंग शायद किसी YMCA में 10वीं के बाद जाके पैसे देके किसी ट्रेनर से सीखी थी, लेकिन आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे फ्री में स्विमिंग अपने स्कूलों में सीख रहे हैं। दूसरा एक उदाहरण देती हूँ कि कई तरह की चीजें हैं, जैसे सिंथेटिक ट्रैक्स हो गए, एस्ट्रोटर्फ्स हो गई, जो जब हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बना भी रहे हैं तो हम ये सोच के नहीं बना रहे कि बच्चों के लिए बन रही हैं तो एवरेज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बना दीजिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं। जैसे आजकल इंटरनेशनली सारे एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक पे होते हैं, अब ग्रास पे नहीं होते हैं। तो हम अपने सारे स्कूलों में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को, एथलेटिक ट्रैक्स को सिंथेटिक ट्रैक्स बना रहे हैं। हमने हॉकी के 2015-16 में ही जब पहली हमने एक हॉकी का ग्राउंड बनाया था, तो उस पे हमने एक हॉकी के ग्राउंड पे 1 करोड़ रुपया खर्च किया था, लेकिन हमने उसे एक इंटरनेशनल लेवल का एस्ट्रोटर्फ बनाया था। और अब ऐसे कई एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड्स दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में बने हैं। मैं आज ईशुदान भाई से शेयर भी कर रही थी, आज हम बैठे हुए थे, तो जिस दिन हमने पहले ये एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन किया था, तो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई थी। उन्होंने कहा था कि देखो, आप लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा है कि आप कितनी बड़ी चीज कर रहे हो। उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से भारत अब इंटरनेशनल ईरा में हॉकी में कम मेडल्स जीत के आता है, वो ये है कि इंटरनेशनल हॉकी अब ग्रास पे नहीं खेली जाती, एस्ट्रोटर्फ पे खेली जाती है। लेकिन भारत में अभी तक ज्यादातर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो हॉकी के लिए हैं,
अभी भी ग्रास टर्फ्स हैं। और जब आप ग्रास टर्फ और एस्ट्रो टर्फ में जो गेम होती है ना, उसमें स्पीड में बहुत अंतर होता है। एस्ट्रो टर्फ पे जो गेम होती है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो जो भारतीय खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद भी इंटरनेशनल स्टेज पे इसलिए नहीं अच्छा खेल पाते क्योंकि उन्हें एस्ट्रो टर्फ पे खेलने की ट्रेनिंग नहीं है। कहते हैं आज आप ये दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक एस्ट्रो टर्फ का उद्घाटन कर रहे हो, कहते हैं आज आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आप मुझसे लिखवा लो, 15 साल में आप देखना इस स्कूल से और इस एरिया से इंटरनेशनल लेवल के हॉकी प्लेयर्स निकलेंगे जो देश को मेडल्स दिला के लेके आएंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम क्षमा चाहते हैं कि आप सबके सवाल ना लिए गए हो। एक आखिरी सवाल जो यहाँ पे बैठे हर इंसान को कनेक्ट करता है, सबको। दिल्ली सरकार के बहुत ही 2 इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, एक तो मेंटरशिप प्रोग्राम और दूसरा है देश के मेंटर और दूसरा है यूथ फॉर एजुकेशन। तो इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा बताइए, और इन सब में अगर यहाँ से जुड़ा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी अगर उस प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, उस पर थोड़ा प्रकाश। एक तो सबसे पहले राकेश जी की रिसर्च की मैं दाद देना चाहूंगी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्या क्या चल रहा है, A to Z इन्हें सब पता है। देखिए, हमने एक्चुअली यूथ फॉर एजुकेशन और देश के मेंटर एक ही प्रोग्राम है, उसके 2 नाम हैं। ये कार्यक्रम हमने इसलिए चलाया था क्योंकि 5-6 साल में जब हमारे स्कूलों में बदलाव आना शुरू हुआ तो हमने एक चीज देखी कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो मार्क्स हमारे प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के जितने अच्छे लेके आते हैं, उनके जितने इंटेलिजेंट हैं, अब उन्हें अच्छी फैसिलिटीज भी मिल रही हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम जैसे स्टूडेंट्स 9th, 10th, 11th, 12th में आते हैं तो वो आगे फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि क्या कोर्स करें, क्या पढ़ाई करें, कहाँ पे अच्छे ऑप्शंस हैं। तो अक्सर होता ही है कि कौन गाइड करता है। हम भी अपने बारे में सोचें तो कई बार कोई आस पड़ोस में होते हैं, कोई हमारे पड़ोसी जिनके बच्चे अच्छे पढ़े होते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं कि उनसे भैया से बात कर लो, या हमारे कोई कजन्स होते हैं जिसने IIT JEE का एग्जाम क्लियर किया होता है तो हम उनसे बात कर लेते हैं। तो हमारे ही सर्कल में अक्सर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें गाइड करते हैं अपने लाइफ चॉइसेस के बारे में। लेकिन जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, 50% से ज्यादा ऐसे बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जो अपने परिवार में पहले बार कोई पीढ़ी है जो स्कूल के अंदर पहुंची है। 2 साल पहले जब 12वीं का रिजल्ट आया था तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कालका जी में जो हमारे स्कूल्स के टॉपर्स हैं उनसे मिलने गई थी, उनके घर में कांग्रेचुलेट करने के लिए। और 5 में से 4 बच्चे ऐसे थे जिनसे मैं मिली जो अपने परिवार में 12वीं पास होने पे अपने परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मेंबर थे। तो जो बच्चा 12वीं में पहुंच रहा है लेकिन उसे गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन वो अपने परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, देखिए उस परिवार की मेहनत है जो उस बच्चे को वहां तक लेके आई है, लेकिन वो माता पिता, उसके भाई बहन उसको गाइड करने की सिचुएशन में नहीं है। तो हमने फिर सोचा कि हम क्यों ना दिल्ली भर के और देश भर के यूथ को इसमें शामिल करें और उनको हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को गाइड करने में शामिल करें, जिसके लिए हमने ये शुरू किया प्रोग्राम देश के मेंटर्स। और मुझे खुशी है इस बात की कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर से हजारों ऐसे युवाओं ने इस प्रोग्राम के लिए वॉलंटियर किया और आज हजारों, आई थिंक ऑलमोस्ट 50-60 हजार ऐसे यूथ हैं जो देश भर से इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो फोन के माध्यम से हमारे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहें या कोई यूथ को जानते हो जो जुड़ना चाहें तो हमारी एक वेबसाइट है देश के मेंटर्स की, आप उस पे जाइए, ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी है, आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं और एक ऐप के माध्यम से हम आपको अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट से कनेक्ट कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम।